गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पुलिस अकादमी जोधपुर के द्वारा आयोजित होने वाले एग्ज़ाम की, जिसे हम पुलिस डिप्लोमा कहते हैं, उसका एग्ज़ाम जो जोधपुर में होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, उसके पेपर दो होते हैं, और प्रत्येक पेपर में क्वेश्चन जो इन्होंने अपने ऑफिशियल 6 पेज के जो मॉड्यूल दिए हैं या 12 पेज के जो मॉड्यूल दिए हैं उनमें से एग्जाम आने वाला है। तो आज हम बात करेंगे पहले पेपर के बारे में बात करेंगे और हम संपूर्ण तौर से इस मॉड्यूल के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें से क्या क्वेश्चन आएंगे और क्या क्वेश्चन आने की संभावना है वगैरह वगैरह के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय पुलिस एवं उसका इतिहास, पहला मॉड्यूल इस बात की बात करता है कि भारतीय पुलिस और उसका इतिहास क्या रहा था, हमारी आज़ादी से पहले और आज़ादी के पश्चात क्या रहा था। देखिए, पुलिस शब्द लैटिन शब्द पोलिटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है कानून के आदेश और विनियमन के संरक्षण के लिए विनियमन की एक प्रणाली होती है। पुलिस हमेशा बदलते समाज में एक शांति और व्यवस्था बनाए रखने का तंत्र होता है। आधुनिक तर्ज पर भारतीय पुलिस का इतिहास 19वीं शताब्दी की शुरुआत का माना जाता है और सर्वप्रथम यह पहली बार कंपनी के शासन के तहत पुलिस सुधार के लिए कई उपाय पेश किए गए थे। और सभी उपाय किसने पेश किए थे? तो 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जो बाद में 1861 के पुलिस अधिनियम में बदल गया था। और सर चार्ल्स नेपियर को नए सलगन क्षेत्र की प्रशासन पर प्रभारी बनाया गया था। और चार्ल्स नेपियर की प्रणाली 3 सिद्धांतों पर आधारित थी। वह कौन से सिद्धांत थे? देखिए, पुलिस को सेना से पूरी तरह से अलग किया जाना चाहिए, उन्हें एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए और कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारियों के निर्वहन में कलेक्टरों की सहायता करना चाहिए। ठीक है। पुलिस महानिरीक्षक पूरे प्रांत की कानून व्यवस्था संभालता है। और प्रांत किसमें विभाजित है? तो प्रांत जिलों में विभाजित है। और जिलों पर नियंत्रण किसका होता है? तो पुलिस अधीक्षक का। और पुलिस अधीक्षक और जिलों दोनों पर नियंत्रण किसका होता है? तो मजिस्ट्रेट का होता है। पुलिस आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए, पुलिस आयोग की स्थापना 1860 में हुई थी और इस आयोग ने भी इन सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। जो हमने ऊपर सिद्धांत पढ़े हैं, इन सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं किया था। 1902 और 1903 के पुलिस आयोग की सिफारिश ने कुछ हद तक बदलाव किए थे। प्राचीन भारत के दौरान पुलिस व्यवस्था कैसी थी? देखिए, प्राचीन भारत की बात करें तो पुलिस की उत्पत्ति का पता प्रारंभिक वैदिक काल से हमें होता है। प्रारंभिक वैदिक काल से हमें पुलिस का पता चलता है भाई साहब। और ऋग्वेद और अथर्ववेद में वैदिक लोगों द्वारा ज्ञात अपराधों का भी उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद और अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। सुरक्षा बलों का अस्तित्व का संकेत हमें हड़प्पा काल से भी मिलता है। ठीक है। देखिए, यानी कि अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए, बेसिक इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन अगर पूछा जाए तो यह पूछा जा सकता है कि सुरक्षा बलों का अस्तित्व हमें कहां से देखने को मिलता है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा काल से हमें देखने को मिलता है। वैदिक काल के दौरान आपराधिक न्याय संगठन का सटीक संदर्भ उपलब्ध नहीं था। वैदिक काल में अपराध का सटीक संदर्भ हमें नहीं पता था, लेकिन मौर्य काल से महत्वपूर्ण विशेषताओं का पता चला। किस काल से? मौर्य काल से हमें महत्वपूर्ण विशेषता पता था। देखिए, मौर्य काल, हड़प्पा काल, ऋग्वेद और अथर्ववेद और वैदिक काल, इन सभी से हमें पुलिस के बारे में जानकारी मिलती है। और आपराधिक न्याय प्रणाली, देखिए आपराधिक न्याय प्रणाली पर एक ग्रंथ था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो 310 ईसा पूर्व का था। यह आधुनिक समय में पुलिस के लिए एक मैनुअल की तरह काम करता है। इसमें दानवारिका, अंतवेशिका, प्रदेशिका, महामात्रा, रज्जुक आदि का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार पुलिस 3 प्रकार की होती है: दंडपाल, दुर्गपाल और अंतपाल। देखिए, ये महत्वपूर्ण है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार पुलिस के बारे में बताइए। देखिए, तो यह आधुनिक समय में पुलिस के लिए एक मैनुअल के रूप में काम करता है। इसमें दानवारिका, अंत्यवेशिका, प्रदेश का, महामात्रा, रज्जुक आदि का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार पुलिस 3 प्रकार होते हैं: दंडपाल, दुर्गपाल, अंतपाल। यह कौटिल्य अर्थशास्त्र बोलता है। देखिए, गुप्त प्रशासन का विस्तृत विवरण लिखा मैगस्नीज ने लिखा
जो कि ग्रीक राजदूत था, और फाहियान ने लिखा तो चीनी यात्री था। देखिए गुप्त प्रशासन का विस्तृत विवरण किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज और फाहियान ने लिखा था। इस समय सर्वोच्च अधिकारी दांडिक था। गुप्त प्रशासन के समय सर्वोच्च अधिकारी कौन था? दांडिक था। और उल्लेख मिलता है नगर श्रेणी का और इसमें उल्लेख मिलता है नगर श्रेणी और आवासिका जैसे लोगों का उल्लेख मिलता है। इस अवधि के दौरान विकसित आपराधिक न्याय प्रणाली 500 से 600 वर्षों तक जारी रही। दोनों कालखंडों में एकमात्र अंतर यह था कि मौर्य प्रणाली केंद्रीकृत थी जबकि गुप्त प्रणाली विकेंद्रीकृत थी। लेकिन ग्राम पुलिस, शहर पुलिस, महल पुलिस और पुलिस की व्यवस्था की बुनियादी संरचना एक ही थी, जिसे विभिन्न राजाओं द्वारा बदल दिया गया था। ये तो हुई प्राचीन की बात हुई। प्राचीन भारत में पुलिस व्यवस्था कैसी थी? ठीक है, अब बात करते हैं हम मध्यकालीन भारत के दौरान पुलिस व्यवस्था कैसी थी। देखिए मध्यकालीन भारत इतिहास में मूंढ के देखें तो कहीं भी पुलिस संगठनों के होने का कोई जिक्र नहीं है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि उस समय नागरिक प्रशासन को मजबूत करने या चलाने के लिए कोई गंभीर प्रशासन के बिना विजय और सैन्य कब्जे पर अधिक ध्यान दिया था। तो पहले देखिए साहब कि कोई पुलिस को तो कोई तो महत्व दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ कोई दूसरा राज्य पर विजय प्राप्त करना और सैन्य कब्जों करना वहां पर ध्यान दिया गया। ठीक है, और मुस्लिम विजेताओं ने अपनी मातृभूमि में प्रचलित पुलिस व्यवस्था को उस समय के भारत की सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप डालने का प्रयास किया था। इस समय न्याय, दंड और पुलिस व्यवस्था की प्रणाली इस्लामी थी और धार्मिक ग्रंथ कुरान पर आधारित थी। मुस्लिम विजेताओं ने अपनी मातृभूमि पर प्रचलित पुलिस व्यवस्था को उस समय भारत की सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप डालने का प्रयास किया था। और मुस्लिम काल में पुलिस व्यवस्था उनके ग्रंथ कुरान पर आधारित थी। और बात करें देखिए कि सल्तनत काल के दौरान हिंदू आबादी को एक अलग कानून के अधीन किया गया था और पंडित हिंदू कानून की व्यवस्था की व्याख्या करने और उस पर अपनी राय देने के लिए जुड़े हुए थे। अब ब्रिटिश भारतीय चरण में क्या पुलिस व्यवस्था रही? देखिए 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत और मुगलों की हार के बाद उस समय जो पुलिस व्यवस्था प्रचलित थी वह क्षेत्र में और भ्रष्ट हो गई थी। 1862 में भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता लागू हुई थी। कब 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी और 1872 में साक्ष्य अधिनियम लागू होता। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता कब लागू हुई थी? 1862 में। और साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ था? 1872 में। इस प्रकार इस्लामी और हिंदू कानून को बदल दिया गया था। इन दो अधिनियमों को आने से इस्लामी और हिंदू कानून बदल गया था। लेकिन मुगल ढांचा लगभग बरकरार रहा, जिसमें कोतवाल, थानेदार, परगना, दरगाह जैसे पद फिर भी रहे। और अब बात करते हैं, हमने पहले बात की ब्रिटिश चरण के दौरान, अब बात करते हैं हमारी आजादी से पूर्व यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व का युग क्या बात करता है। देखिए 19वीं शताब्दी के पूर्व तक मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य कोई संतोषजनक पुलिस व्यवस्था नहीं थी। 1792 तक जमींदारों ने पुलिस व्यवस्था बनाए रखी। देखिए जब कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के रूप में भारत में भेजा गया था तो उसने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था तथा थानेदारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिम्मेदार बनाया था। कुछ अन्य सुधार भी हुए थे। कुछ अन्य सुधार भी हुए थे। जिनमें फिर नेपियर द्वारा पुलिसिंग का एक मॉडल 1861 के भारतीय पुलिस अधिनियम के रूप में परिणित हुआ, जिस पर वर्तमान पुलिस व्यवस्था की आधारशिला है या पुलिस व्यवस्था आधारित है। ठीक है, फिर नेपियर द्वारा पुलिस का एक मॉडल 1861 में बनाया गया था जो वर्तमान पुलिस व्यवस्था की आधारशिला है, आधारित है। अब बात करेंगे 1860 का भारतीय पुलिस अधिनियम क्या बात करता है। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी सत्ता खोने के खतरे को महसूस करते हुए 1860 में एक पुलिस आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, इस पुलिस व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या था कि व्यापार और कंपनी के लाभ की आवश्यकताओं को पूरा करना था और यह सुनिश्चित करना कि व्यापार मार्ग सुरक्षित रहे।
देखिए, पहले जो 1860 में जो पुलिस व्यवस्था नियुक्त की गई थी, पुलिस आयोग की जो नियुक्ति की गई थी, उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि उद्योग और उनके उनके व्यापार के बीच में जो भी सुरक्षा से संबंधित मामले आते हैं, उनका निपटारा पुलिस करे। ठीक है। और यह प्रणाली 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा विकसित संरचना पर आधारित थी, जिसने दरोगा, कोतवाल, फौजदार जैसे अधिकारी शामिल थे। इस अधिनियम ने पूरी देश में समान पुलिस व्यवस्था स्थापित कर दी थी। इसने जिला मजिस्ट्रेट को स्थानीय पुलिस पर नियंत्रण रखने से मुक्त कर दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा स्थापित पुलिस व्यवस्था अभी भी लागू है और प्रशासन में एक रूपता लाती है। अब बात करेंगे भारत में पुलिस व्यवस्था की वर्तमान संरचना क्या है। देखिए, 1860 के बाद पुलिस व्यवस्था की भर्ती दो तरह से की गई थी। पहली ब्रिटिश सेना के अधिकारियों की नियुक्ति होती थी और ब्रिटेन में जमींदारों के छोटे बेटों में से नामांकन किया जाता। ब्रिटिश सेना से अधिकारियों की नियुक्ति और ब्रिटेन में जमींदारों के छोटे बेटों में से नामांकन होता था। इन तरीकों को 1893 में समाप्त कर दिया गया था। इन दोनों तरीकों को 1860 में समाप्त कर दिया गया था और अधिकारियों की भर्ती अब लंदन में आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाती थी, जिसे केवल यूरोपीय ही ले सकते थे। बाद में इसे भारतीयों के लिए भी खोला गया था। आज संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाने वाली भर्ती का आयोजन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर, इस आर्टिकल में 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। भर्ती के लिए परीक्षार्थी शारीरिक शिक्षा, हथियार और अन्य गतिविधियों से गुजरते हैं। संविधान के अनुसार पुलिस बल राज्य सूची का विषय है। राज्य पुलिस नियमावली में राज्य पुलिस के लिए नियम, विनियमन और दिशा निर्देश बनाते हैं। भारत में पुलिस व्यवस्था समान रूप से लागू है। देखिए, राज्य में पुलिस बल का प्रमुख होता है डीजीपी, जिसे पुलिस महानिरीक्षक बोलते हैं। जिलों में पुलिस बल का प्रमुख होता है एसपी, जिसे पुलिस अधीक्षक कहते हैं। और जिलों का समूह क्या बनाता है? रेंज बनाता है। और रेंज का नेतृत्व कौन करता है? डीआईजी, जो कि पुलिस उप महानिरीक्षक होता है। जोन दो या अधिक भागों में बंटे हुए होते हैं और जोन का नेतृत्व कौन करता है? आईजी, जो कि पुलिस महानिरीक्षक होता है। नीचे और अधिकारी आते हैं, जिनमें सीआई होता है, एसआई होता है, हेड कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल होता है, वगैरह वगैरह। पुलिस भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। अब बात करें हम केंद्रीय पुलिस संगठन की। कौन कौन से संगठन है जो कि हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, उनके बारे में देखिए सर। और क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन ये होते हैं। ठीक है। हम बात करेंगे, केंद्र सरकार ने कई पुलिस संगठनों की स्थापना की है, जिन्हें केंद्रीय पुलिस संगठन या सीपीओ के रूप में जाना जाता है, जिनमें प्रमुख संगठन इस प्रकार है। जिनमें आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो देखिए खुफिया एजेंसी। आईबी क्या है? खुफिया एजेंसी है, गृह मंत्रालय द्वारा शासित है और घरेलू खतरों को कम भारत की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी के रूप में कार्य करती है और इनका कार्य अज्ञात रहता है, किसी को बताते नहीं है। और जीआईसी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की संयुक्त खुफिया समिति का हिस्सा है। सीधे पीएम को रिपोर्ट कर सकता है साहब। और आतंकवाद, प्रतिवाद, सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे को सुरक्षा, अलगाव विरोधी गतिविधियों में शामिल रहती है। महत्व क्या है? देखिए, पर्यवेक्षक द्वारा सौंपे गए कार्य करना और उन्हें सूचना या रिपोर्ट देना होता है। अब बात करेंगे हम सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो की। इंपॉर्टेंट है सीबीआई। देखिए, गहन जांच अपराधों का सफल अभियोजन करती है, भारत के संविधान और देश के कानून को बनाए रखने में योगदान देती है, पुलिस बलों को नेतृत्व या दिशा देने का कार्य करती है, कानूनी परिवर्तन में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी है। यानी कि कानूनी परिवर्तन में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो सीबीआई है। और विजन क्या है? साइंस टेक्नोलॉजी के साथ में काम करना, राज्य पुलिस संगठनों का समर्थन करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, प्राचीन वस्तुओं और हमारी सभ्यताओं की विरासतों की सुरक्षा करना इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब हम बात करेंगे बीपीआरडी की। बीपीआरडी यानी कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो काफी महत्वपूर्ण है। बीपीआरडी की स्थापना 28 अगस्त 1970 में हुई। बीपीआरडी की स्थापना 28 अगस्त 1970। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि 28 अगस्त 1970 को बीपीआरडी यानी कि पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो की स्थापना हुई थी। ठीक है। और बीपीआरडी का उद्देश्य है पुलिस बलों का आधुनिकीकरण है।
काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने में कौन सी टीम या कौन सा संगठन काम करता है। ठीक है, तो बीपीआरडी पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो स्थापना 28 अगस्त 1970। उद्देश्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करना। यह एक बहुआयामी और परामर्शी संगठन है। वर्तमान में इसके 4 विभाग काम करते हैं। अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण, सुधार प्रशासन विभाग काम करते हैं। एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी का कार्य होता है भारतीय दंड संहिता आईपीसी और विशेष और स्थानीय कानून यानी कि एसएलसी द्वारा परिभाषित अपराधों डेटा एकत्रित करना। और एनसीआरबी का हेडक्वार्टर दिल्ली है, गृह मंत्रालय के अधीन है, एक गृह मंत्रालय का हिस्सा है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। किस किस को मिलाकर इसकी स्थापना हुई? एनसीआरबी की स्थापना किस किस को मिलाकर हुई? देखिए, एनसीआरबी की स्थापना 1986 में हुई। इसमें टास्क फोर्स 1985 और राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 और डीसीपीएस यानी कि पुलिस कंप्यूटर निर्देशालय और सीबीआई की अतिरिक्त अंतर्राज्यीय अपराध डेटा शाखा को मिलाकर हुआ था। क्वेश्चन में पूछा जाए कि देखिए जो एनसीआरबी है, एनसीआरबी का मुख्यालय दिल्ली में है, गृह मंत्रालय के अधीन है और इसकी स्थापना 1986 में हुई। किस किस को मिलाकर हुई? तो इसकी स्थापना 1985 टास्क फोर्स को मिलाकर और राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 को मिलाकर हुई थी। सीबीआई के अंतर्राज्यीय अपराध डेटा शाखा को मिलाकर हुई थी और पुलिस कंप्यूटर निर्देशालय को मिलाकर हुई थी। अब बात करते हैं एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। एनआईए के संबंध में सभी जानकारी देना जैसे मिशन, उद्देश्य, नोडल काफी बारे में हमें बताना है। लेकिन हमारी मुख्य उद्देश्य उनसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। अब एनआईए के जैसे हमने मिशन लिख दिया, उसके बारे में लिख दिया, उद्देश्य के बारे में लिख दिया, नोडल एजेंसी के बारे में लिख दिया, ये हमें लिखना है। अब बात करते हैं एनपीए यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की हम बात करेंगे। देखिए, इसमें भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसका चयन अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से किया जाता है और प्रशिक्षित अधिकारी को उसके संबंधित राज्य में एसपी के रूप में तैनात किया जाता है, जिसके तहत पुलिस बल के अन्य उप रैंक काम करते हैं, जिसमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, सीए वगैरह काम करते हैं। आईपीएस गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होता है और इसे हटाता कौन है? तो इसे हटाता राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जाता है। आईपीएस को किसके आदेश पर हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जाता है। बात करेंगे NICFS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की हम बात करेंगे। इसकी स्थापना 1972 में हुई, यानी कि राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना 1972 में हुई थी। अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान पढ़ाने के लिए एक केंद्रीय संस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब बात करिए NEPA, उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी की। पूर्व में क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण के रूप में काम करती थी। इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के तहत हुई। जुलाई 1978 में कार्य प्रारंभ किया था और री भाई मेघालय में स्थित है। री भाई मेघालय जो जिला है, री भाई जिला है मेघालय में, वहां पर यह है उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी स्थित है। कार्य है संवेदनशील पुलिसिंग के लिए पुलिस अधिकारियों का आकार देना है और स्वतंत्रता के मूल्यों को सिखाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों और देश भर के पुलिस कर्मियों को सिखाना। अब बात करें NDRF यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, अद्वितीय बल है, गृह मंत्रालय और भारत सरकार के अधीन बल है। वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 12 बटालियन है, जिसमें BSF है, CRPF से प्रत्येक में तीन बटालियन होती हैं। और CISF, ITBP और SSB
से प्रत्येक में दो दो बटालियन है और प्रत्येक बटालियन में इंजीनियर है, तकनीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, मेडिकल सहित 45 कर्मियों की 18 स्वनिहित विशेषज्ञ खोज बचाव है इनका। इन बटालियन की कुल ताकत 1149 है। सभी 12 बटालियन को प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित होते हैं। अब हम बात करेंगे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कौन कौन से संगठन आते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे असम राइफल। ठीक है, कार्य असम राइफल का कार्य है भारत और म्यांमार सीमा की रक्षा करना और उत्तर पूर्व में उग्रवादी अभियान चलाना। इसकी भूमिका की बात करें तो सीमा सुरक्षा बल के रूप में मनोनीत भारत म्यांमार सीमा की खुफिया जांच और उत्तर पूर्वी राज्य में आतंकवाद विरोधी अभियान करना। क्षमता क्या है? सीमा सुरक्षा बल काउंटर एजेंसी, नागरिक अधिकारियों और पारंपरिक युद्धों में काम करती है। बीएसएफ की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल की स्थापना, सीमा सुरक्षा बल जो सीमाओं पर सीमा की सुरक्षा करती है, सीमा पर होने वाली तस्करी को रोकती है। भूमिका में बीएसएफ के कार्य लिख दो, क्या क्या बीएसएफ के कार्य इसको लिख दो। और क्षमता में बात करें तो 6386 किलोमीटर की रक्षा करती है, 2289.66 किलोमीटर इंडो तक रक्षा करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पाक सीमाओं की रक्षा करती है जो कि 4096.7 किलोमीटर उनकी रक्षा करती है। भारत सरकार द्वारा सौंपे गए कार्य भी करती है और आतंकवादी विरोधी संस्था है बीएसएफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीआईएसएफ के बारे में, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बारे में। अस्तित्व में आया 1969 में। आज 1.5 लाख नहीं 1.30 लाख 1,30,000 से अधिक स्वीकृति के साथ शायद दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है सीआईएसएफ। स्थापना 1969 में हुई थी। उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रों को सुरक्षा और परामर्श प्रदान करना, वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करना का भी कार्य सीआईएसएफ का ही है। भूमिका और कार्य की बात करें तो सीआईएसएफ देश की महत्वपूर्ण ढांचा इकाइयों को भौतिक सुरक्षा प्रदान करता है। मुख्य कार्य अपराध नियंत्रण और रोकथाम करना। ये तो बात हुई सीआईएसएफ की। अब बात करते हैं सीआरपीएफ की, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात करते हैं। सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था सीआरपीएफ। सर्वप्रथम अस्तित्व में 27 जुलाई 1939 को नीमच एमपी में देश की रियासतों में कानून और व्यवस्था का रखरखाव की सहायता के लिए क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था और 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा बल का नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। महत्वपूर्ण यह है कि सीआरपीएफ की बात करें अगर तो सर्वप्रथम मतलब अस्तित्व में आया 27 जुलाई 1939 में नीमच एमपी में देश की रियासतों की कानून व्यवस्था बनाने के तौर पर आया था। फिर भाई साहब 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। अब इसके उद्देश्य क्या है? देखिए सीआरपीएफ का उद्देश्य भारतीय विदेशी क्षेत्राधिकार आदेश 1937 के प्रावधानों के तहत सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नीमच में 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नामांकन शासकों को राजनीतिक अशांति और प्रजामंडलों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करने और रियासत में तैनात किया गया जो सब शासन के लिए आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, भूमिका और कार्य सीआरपीएफ का मिशन सरकार का सक्षम बनाना होता है। कानून का शासन, सार्वजनिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करना, राष्ट्रीय अखंडता, सद्भावना की भावना लाना और आतंकवाद विरोधी प्रक्रियाओं को देखना। संविधान सर्वोच्च है। भारत के नागरिकों की गरिमा को समझना, सेवानिष्ठा की भावना रखना आदि सीआरपीएफ के कार्य हैं। अब हम बात करेंगे आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस की। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 की हुई।
प्राथमिकता लद्दाख के काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश के जालिपला तक 3,488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात है। इसके अलावा बल आंतरिक सुरक्षा, छत्तीसगढ़ वामपंथी के विरोध, उग्रवादी अभियान को देखना और इस बल की अधिकांश सीमा चौकियां 9,000 फीट से 18,800 फीट तक की ऊंचाई पर स्थित। यहाँ तापमान 0 से 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पर्वतारोहण, राहत बचाव अभियान इनके मुख्य कार्य में से एक है। देखिए काफी महत्वपूर्ण है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इस भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और इसका प्राथमिकता है लद्दाख के काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जालिपला दर्रे तक। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 तक। प्राथमिक कार्य है इसका, प्राथमिकता इसके लद्दाख के काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश के जालिपला दर्रे तक है, जो कि 3,488 किलोमीटर की सीमा कवर करता है। लंबी भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात है और इसके अलावा बल आंतरिक सुरक्षा करता है। आंतरिक सुरक्षा छत्तीसगढ़ वामपंथियों के विरोध में उग्रवादी अभियान चलाता है। अधिकांश चौकियां 9,000 से 18,800 फीट तक ऊंची होती हैं, वो जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री 45 डिग्री से सेल्सियस तक होता है, 0 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पर्वतारोहण, राहत बचाव अभियान में यह महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, एनएसजी की। भारतीय गृह मंत्रालय के अधीन आतंकवाद विरोधी इकाई है। स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुई। ये डेट रखना, याद रखना महत्वपूर्ण है। एनएसजी की स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुई थी। स्थापना 22 सितंबर 1986 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के तहत ऑपरेशन ब्लू स्टार, स्वर्ण मंदिर हमले और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आतंकवादी गतिविधियों को मुकाबला करने और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए की गई थी। वीआईपी सुरक्षा देना, आतंकवाद से और जमीन सुरक्षा और हवा में भी सुरक्षा हेतु तैयार रहते हैं। बम निपटान में भी इनका योगदान रहता है। देखिए आईटीबीपी, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में। एनएसजी की स्थापना 22 सितंबर 1986 में। 24 अक्टूबर 1962 में आईटीबीपी स्थापना, एनएसजी की स्थापना 22 सितंबर 1986 में हुई थी। एसएसबी की बात करें, देखिए सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात है। तो कि बॉर्डर देखिए, जो भारत के बॉर्डर वाला एरिया है ये उस पर तैनात है, यानी कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश है जैसे राज्यों में तैनात है। एसएसबी के कर्तव्यों का वर्तमान चार्टर क्या है? इन जिलों की सुरक्षा, सीमा सुरक्षा करना, सीमा पार अपराधों, तस्करी, अवैध गतिविधियों को रोकना, भारत के क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश या निकास पर रोक लगाना, केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों में भी करते हैं। 2,450 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा अधिक चुनौतीपूर्ण है। एसएसबी के लिए देखिए सर, एसएसबी के लिए चुनौतीपूर्ण क्या है? भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा काफी चुनौतीपूर्ण है, जो कि 2,450 किलोमीटर लंबी है और यह सीमा खुली होने के कारण, खुली होने के नुकसान है। देशद्रोह बढ़ा है, आतंकवाद प्रवेश हुआ है और तस्करों या घुसपैठों की संख्या बढ़ा है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बढ़ा है। अब बात करते हैं मॉड्यूल 2 की, पुलिस रैंक और बेंच के बारे में। परिचय: प्रत्येक राज्य में पुलिस बल को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ अपने निवासियों को सुरक्षा प्रदान करने का काम सौंपा गया है। केंद्र राज्य सरकार के बीच प्राधिकरण विभाजित है। पुलिस का राज्य सरकारें अधिकांश पुलिस बलों के प्रभारी होती है। राज्य में हुआ पुलिस बल केंद्र द्वारा नियुक्त है, राज्यपालों या प्रशासकों द्वारा शासित होता है। भारतीय पुलिस बल केंद्रीय स्तर में भर्ती के 4 स्तर माने जाते हैं: कांस्टेबलरी, अपर सबऑर्डिनेट, एसपीएस और आईपीएस। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बल का नेतृत्व आमतौर पर डीजीपी करता है। राज्य और केंद्र शासित पुलिस बल का नेतृत्व आमतौर पर डीजीपी करता है। डीजीपी को राज्य के पुलिस प्रमुख के मुख्य के रूप में जाना जाता है। डीजीपी की नियुक्ति कौन करता है? तो कैबिनेट स्तर के लोग करते हैं। और डीजीपी रैंक के अधिकारी
अतिरिक्त मौजूद हो सकते हैं, जिनमें भाई डीजीपी रहेंगे अधिकारी, अन्य अन्य अतिरिक्त मौजूद हो सकते हैं, जिनमें जिनमें सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निर्देशक हो सकते हैं, कारागार के महानिदेशक हो सकते हैं, अग्निशमन के और नागरिक सुरक्षा के महानिरीक्षक हो सकते हैं, आपराधिक जांच विभाग यानी कि सीआईडी के हो सकते हैं, पुलिस हाउसिंग सोसाइटी और अन्य पद में भी हो सकते हैं। ठीक है। और संगठनात्मक संरचना अगर हम डीजीपी की देखें तो हमें यह समझ में आएगा कि नियंत्रण एवं कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व है। क्षेत्र स्थापना, राज्यों को क्षेत्रीय रूप से प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें जिलों के रूप में जाना जाता है। जिला पुलिस बल का प्रमुख एसपी होता है। पुलिस उप अधीक्षक होता है, अधीक्षक रैंक का अधिकारी होता है। जिलों का समूह रेंज बनाता है, रेंज का अधिकारी डीआईजीपी होता है, जो कि पुलिस उप महानिरीक्षक होता है। कुछ राज्यों में 2 या 2 से अधिक रेंज वाले जोन होते हैं, जिनका प्रभारी आईजीपी रैंक का अधिकारी होता है। हर जिले को उपखंडों में बांटा गया है और उपखंडों का प्रभार किसके पास होता है? एसएसपी या उप एसएसपी के अधीन होता है। ठीक है। प्रत्येक उपखंडों को उसके क्षेत्र, जनसंख्या और अपराध की मात्रा के आधार पर कई पुलिस स्टेशनों में विभाजित किया जाता है। पुलिस स्टेशन और उपखंड के बीच कुछ राज्यों में पुलिस मंडल प्रत्येक सर्कल का नेतृत्व है आमतौर पर एक पुलिस उपाधीक्षक करता है। पुलिस थाना एक जिले में पुलिस प्रशासन की बुनियादी इकाई है। एक पुलिस स्टेशन को कई बिट्स में विभाजित किया जाता है, जो गश्त लगाते हैं, निगरानी करते हैं, खुफिया संग्रह करते हैं आदि के लिए कांस्टेबलों को यह कार्य सौंपा जाता है। एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी एक पुलिस निरीक्षक होता है, खासकर शहरों और महानगरों क्षेत्रों में। अन्य स्थानों पर भी क्षेत्रफल, जनसंख्या, अपराध और कानून व्यवस्था की समस्याओं के मामले में बड़े पुलिस स्थानों को पुलिस निरीक्षक के अधीन रखा जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे पुलिस स्टेशनों का प्रभारी ऐसा ही होता है। पुलिस पदानुक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें बात करेंगे गैर आयुक्तालय प्रणाली और आयुक्तालय प्रणाली। गैर आयुक्तालय प्रणाली और आयुक्तालय प्रणाली, देखिए सबसे प्रमुख अधिकारी होता है महानिरीक्षक यानी कि डीजीपी होता है। डीजीपी के बाद होता है एडिशनल जीपी होता है। और वरिष्ठ अधिकारी की बात करें तो पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी गैर आयुक्तालय प्रणाली में होता है। उसके बाद उप महानिरीक्षक डीआईजीपी होता है। उसके बाद एसपी होता है। उसके बाद एडिशनल एसपी होता है। उसके बाद पुलिस उपाधीक्षक होता है। वहीं बात करें आयुक्तालय प्रणाली में वरिष्ठ अधिकारी होता है, सीपी होता है, पुलिस आयुक्त होता है, फिर होता है एडिशनल सीपी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त होता है, फिर पुलिस उपायुक्त होता है डीसीपी होता है, फिर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त होता है जो कि एडिशनल सीपी होता है, फिर सहायक पुलिस आयुक्त होता है एसीपी होता है। फिर अध्ययन सेवा में आपको पता है निरीक्षक होता है, सहायक निरीक्षक होता है, सहायक उप निरीक्षक होता है, हेड कांस्टेबल होता है और कांस्टेबल होता है सिपाही में। ठीक है। अब बात करेंगे सशस्त्र पुलिस बल की यानी कि अर्धसैनिक बल की बात करेंगे। देखिए विभिन्न राज्यों की सामान्य पुलिस सेवाओं के अतिरिक्त मौजूद होता है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से शीर्षक के रूप में जाना जाता है, जैसे सशस्त्र पुलिस, सशस्त्र कांस्टेबलरी, प्रांतीय कांस्टेबलरी। पुलिस पदों के लिए बैच, जैसे आईपीएस कंधे पर फ्लैश का प्रतीक चिन्ह होता है जो कि भारतीय सेना के समान उपयोग में किया जाता है। महाराष्ट्र में नीले रंग के फीते पर पीला रंग होता है और तमिलनाडु में दायां लाल और बायां काला होता है। और अब बात करेंगे गृह विभाग। गृह विभाग के अंदर कौन कौन से कार्य होते हैं? देखिए गृह विभाग में राजस्थान पुलिस आती है, उनके बारे में हमें एग्जाम में महत्वपूर्ण इनके बारे में वर्णन करना है। पुलिस के बारे में वर्णन करते हैं, राजस्थान पुलिस का काम क्या है, क्या करती है। और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के बारे में हमें जानकारी देना है। जेल के बारे में हमें जानकारी देना है कि जेल नागरिकों के सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। और गृह रक्षक विभाग के बारे में जानकारी देती है और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के बारे में हम जानकारी देती है। इनके बारे में हमें स्वयं को वर्गीकरण करना है, हमने इससे पीडीएफ में वर्गीकरण नहीं किया है। हमें एग्जाम में खुद की सोच के अनुसार इनका वर्गीकरण करना है। राजस्थान पुलिस का वर्गीकरण करना है, भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो का करना है, जेल के बारे में करना है, गृह रक्षक का करना है, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला करना है। अगर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला महत्वपूर्ण है तो हमने इसी में वर्गीकरण किया है। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला तथ्यात्मक परिणाम और तकनीकी जानकारी देती है। वैज्ञानिक साक्ष्यों की पहचान करना उद्देश्य है। वैज्ञानिकों द्वारा अपराध स्थल का निरीक्षण करना है, घटनादर्शियों की और संदिग्ध पीड़ितों से प्राप्त नमूनों की जांच करना है, सबूत इकट्ठे कर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना। संगठन का दृष्टिकोण है सक्रिय और उत्तरदायी पुलिसिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का कुशल उपयोग करना है। मिशन इस प्रकार है, राजस्थान पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी प्रदान कर आपराधिक विश्लेषण में गुणवत्ता प्रदान करना, पुलिस में उत्कृष्टता करना और सुचारू डेटा प्रवाह को बढ़ावा देना। अब फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या है?
देखिए उद्देश्य की बात करें तो अपराध के आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका मूल्यांकन करना, भविष्यतनामा व रिपोर्ट तैयार करना। डीजीपी राजस्थान सरकार को यह रिपोर्ट प्रस्तुत करना। आपराधिक आंकड़ों और सूचनाओं को इकट्ठा कर वार्षिक पत्रिका क्राइम इन इंडिया में प्रकाशन के लिए नई दिल्ली भेजना। राजस्थान में अपराध नामक एक वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित करना और अन्य बातों को छापना। ठीक है, उद्देश्य तीन महत्वपूर्ण बातें हैं कि रिपोर्ट तैयार करनी और राजस्थान डीजीपी ने भेजनी, और फिर रिपोर्ट तैयार करनी और वार्षिक पत्रिका क्राइम इंडिया के लिए नई दिल्ली भेजना, फिर राजस्थान नामक एक वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित कराना। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो SCRB का दृष्टिकोण है सक्रिय और उत्तरदायी पुलिसिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का कुशल उपयोग होता है। मिशन निम्नानुसार है। कानून को बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी और आपराधिक विश्लेषण के साथ सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, और गंभीर और संगठित अपराध पर विशेष बल देते हुए अपराध विश्लेषण में नेतृत्व और उत्कृष्टता प्रदान करना। पुलिसिंग में उत्कृष्टता के लिए वैज्ञानिक तरीकों और प्रौद्योगिकी को अपनाकर उभरती चुनौतियों का सामना करने का प्रयास करना। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि SCRB का दृष्टिकोण क्या है कि सक्रिय और उत्तरदायी पुलिसिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का कुशल उपयोग करना। मिशन निम्नानुसार है। कानून को बनाए रखने और कुछ लोगों की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी और आपराधिक विश्लेषण के साथ सशक्त बनाने के लिए गंभीर और संगठित अपराध पर विशेष बल देते हुए अपराध विश्लेषण में नेतृत्व और उत्कृष्टता प्रदान करना। पुलिसिंग में उत्कृष्टता के लिए वैज्ञानिक तरीकों और प्रौद्योगिकी को अपनाकर उभरती चुनौती का सामना करने का प्रयास करना। विभाग के उद्देश्यों में शामिल क्या है? राज्य अपराध रिकॉर्ड के ब्यूरो का उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य की बात करें तो अपराध के सांख्यिकी डेटा एकत्रित कर उनका विश्लेषण, समीक्षा, रिपोर्ट तैयार करें और इसे नियमित और आवधिक मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक डीजीपी राजस्थान सरकार को प्रस्तुत करें। इन एकत्र आपराधिक डेटा को वार्षिक पत्रिका क्राइम इन इंडिया NCRB हेतु दिल्ली भेजें। राजस्थान में अपराध पत्रिका भी प्रकाशित करें। राज्य स्तर पर अपराध के आंकड़े एकत्रित कर उन्हें संशोधित करना और आदि फिर आगे बताओ करो। ठीक है। CID की बात करना साहब। CID अपराध जांच विभाग राज्य पुलिस की शाखा है। काम है अपराधों की जांच करना। पहला CID यानी कि ब्रिटिश सरकार पुलिसिंग आयोग की सिफारिश के आधार पर 1902 में बनाया गया था पहला CID। और गोखले मार्ग CID कार्यालय के प्रवेश द्वार पर स्थित है। इससे तो बहादुर पंडित शंभुनाथ किंग्स पुलिस मेडलिस्ट और ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य का चित्र मिलता है, जिस पर भारतीय CID के पिता शीर्षक लिखे गए। फिर भाई साहब 1929 में CID को विशेष शाखा CID और अपराध शाखा CBCID में विभाजित किया गया था। देखो साहब 1902 में इनकी स्थापना हुई, ब्रिटिश पुलिस आयोग द्वारा स्थापना हुई, जिसमें गोखले मार्ग पर 3 आदमी है, जैसे बहादुर पंडित शंभुनाथ है, किंग्स है, पुलिस है, मेडलिस्ट है और ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य है। और फिर 1929 में ना CBCID और CBCID बना दिया। ठीक है, ओके, चलो जय श्री राम। आगे हम बात करते हैं CID की और देखिए CID की कई शाखाएं हो सकती है। हिंदी में लिखना है इनको CID मानव तस्कर, गुमशुदा और आतंकवाद, एंटी नार्कोटिक। काफी महत्वपूर्ण है साहब कि CID की कई शाखाएं हो सकती हैं। हमने CID के बारे में विवरण दे दिया कि भाई इनकी स्थापना 8 हुई 1929 में, बंट गया वगैरह वगैरह। और 3 आदमी का नाम लिख दिया, शंभुनाथ और मेडलिस्ट लिख दियो वगैरह वगैरह लिख दियो। फिर इन लिख के CID की शाखा है आगे। हाँ, CID की शाखा है, CBCID है, CID है, मानव तस्करी, गुमशुदा और आतंकवाद, एंटी नार्कोटिक्स है। राज्य अपराध शाखा, हमने राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो पढ़ा था, अब हम बढ़ेंगे राज्य अपराध शाखा। देखिए बात करते हैं राज्य अपराध शाखा की। देखिए अपराध शाखा CID एक विशेषज्ञ इकाई जिसकी अध्यक्षता करता है अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा सहायता अधिकारी करता है। CID की अध्यक्षता कौन करता है? अतिरिक्त महानिदेशक का स्तर का अधिकारी करता है। और इस अधिकारी की सहायता कौन करते हैं? एक आदमी तो साहब DGP IGP पुलिस महानिरीक्षक और 2 IGP स्तर का उप पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं। काम है जघन्य जटिल अपराध की जांच व जिम्मेदारी लेना साहब राज्य अपराध शाखा का। सांप्रदायिक दंगे, जाली मुद्रा, नकली पासपोर्ट, वीजा और अन्य। ठीक है। अपराध शाखा की अवधारणा की कल्पना इस तथ्य को ध्यान में रखकर की गई है कि पुलिस पर कई कर्तव्यों का बोझ होता है, इस प्रकार वह उतना समय नहीं दे पाते हैं कि वे कौन सा काम करे। भाई एक तरफ तो पुलिस ने कह दिया थे भाई हमारा कुत्तों गम गए, कुत्तों ले ढूंढ गए,
एक कह दियो मारो बकरी कम की बकरी लो, अरे बिंग बीच में जो कोई मान लो जघन्य जटिल अपराध हो जाए, जो सांप्रदायिक दंगे हो जाए, जाली मुद्रा हो जाए, नकली पासवर्ड हो जाए, कौन सा काम करे, एक खातर राज्य अपराध शाखा शाखा समाई। सीबीसीआईडी को सौंपे जाने वाले मामलों का चयन आमतौर पर डीजीपी या स्वयं सीबीसीआईडी या राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। भाई मान लो सीबीसीआईडी ने कोई कार्य सौंप दियो तो बिंग मामला का चयन कौन कर सी, पहले तो कर डीजीपी, फिर सीबीसीआईडी का खुद का देर कर सी, फिर राज्य सरकार या उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। सीबीसीआईडी द्वारा की जाने वाली जांच में नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों को शामिल करते हैं, जिनमें गहन निरंतर जांच की विशेषताएं होती हैं। कार्य आवंटन की बात करें, देखिए अपराध की रोकथाम और पता लगाने से संबंधित मामले, ठीक है भाई, राज्य अपराध ब्यूरो राज्य अपराध शाखा है, इनका कार्य कौन सा है, इनको कार्य आवंटन के हिसाब है। पहले तो बात अपराध की रोकथाम और पता लगाने से संबंधित मामले, अपराध की खुफिया जानकारी संग्रह, मानवाधिकार से जुड़े मामले, महिलाओं एससी एसटी जगह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या नागरिक अधिकारों से जुड़े मामलों की जानकारी करता है, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडलों से संबंधित मामलों और जनसंपर्क, पुलिस, डॉग स्क्वाड, मानव तस्करी आदि की बारे में काम करता है। अब महत्वपूर्ण अगर है तो साहब महिला आयोग है, महिला पुलिस है। महिला पुलिस 1939 से महिलाएं पुलिस में है। कब से साहब? 1939 से महिलाएं पुलिस में है। और 1939 में सर्वप्रथम केरल और महाराष्ट्र में पुलिस बल में महिलाएं भर्ती हुई थी। 1950 में दिल्ली और गुजरात में, ठीक है, दिल्ली और गुजरात में पुलिस बल में महिलाएं भर्ती हुई। फिर 4 सितंबर 2009 को एक अधिसूचना FIR यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जारी हुई। पहली बार 4 सितंबर 2009 को FIR जारी हुई। भारत में प्रथम महिला स्टेशन 1973 केरल में, साहब केरल में होने हो, क्योंकि केरल में शिक्षित है ना, अनुपात बहुत है, शिक्षा क्षेत्र बहुत ज्यादा है। एक खतर बात हुई कि भारत में प्रथम महिला स्टेशन 1973 में केरल में स्थापित हुए। तमिलनाडु ने 1992 में WPS यानी कि वुमेन पुलिस स्टेशन लागू किया, यानी कि महिला को खुद को भी एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए। WPS लागू किया। WPS का नेतृत्व महिला निरीक्षक करता है। सभी पुलिस स्टेशनों का 40% WPS होता है। और 2005 तक अन्य राज्यों में 97 थे और 2013 में 281 इनका आंकड़ा था। मैं दोबारा चर्चा करता हूँ साहब। 1939 सर्वप्रथम महिला पुलिस में आई और कटाई केरल में और महाराष्ट्र में आई। फिर साहब 1948 में दिल्ली गुजरात में आ गई। फिर FIR का जारी हुई 4 सितंबर 2009 को FIR जारी होगी। फिर प्रथम महिला स्टेशन 1973 पता है केरल में होना। और WPS लागू को दो, WPS लागू हो 1992 में, खटा है तमिलनाडु में, ठीक है। और WPS राज्य पुलिस स्टेशन 40% होने से 2005 तक आने में 97 स्टेशन थे। 2013 में 281 की महिला निरीक्षक नेतृत्व करती है। अब टॉपिक है साहब रेलवे पुलिस को, GRP आप तो रेल में बैठ के भी जोध बुर्जाशा, तो रेलवे पुलिस के बारे में बात कर लिया कि आपने कौन सी समस्या हो तो कौन सा काम करे। रेलवे पुलिस देश की जीवन रेखा है साहब, देश की जीवन रेखा। भारतीय रेलवे अपने अत्यंत मूल्यवान बुनियादी ढांचे, आर्थिक महत्व, उच्च समाचार मूल्य और बड़े पैमाने पर आतंक के कारण अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा बन गया है। क्योंकि भाई ट्रेन में तो बहुत भांति भांति के लोग सफर करें, ठीक है। और आगे रेलवे पुलिस GRP के कार्य की बात करेंगे हम। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, सामान वगैरह वगैरह की सुरक्षा करनी है। और फेंक बुक रहा गया, ठीक है। GRP भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों की जांच और अभियोजन के साथ साथ रेलवे अधिनियम धारा 150 से 152 के तहत तोड़फोड़ से संबंधित आरोपों के लिए जिम्मेदार है। GRP साहब बात करा आपा कि भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 152 से 150 से 152 रेलवे अधिनियम के तहत होने वाली तोड़फोड़ के लिए GRP महत्वपूर्ण कार्य करती है। रेलवे संपत्ति गैरकानूनी कब्जा अधिनियम 1966 और रेलवे अधिनियम 1989 जिसकी धारा 150 से 152 अपवाद के साथ रेलवे सुरक्षा का जिम्मे GRP को सौंपा गया है। यानी कि GRP यानी कि रेलवे पुलिस बल को है ना, देखो साहब मुख्य उद्देश्य वही है कि यात्रा की सुरक्षा करनी, यात्रा की संपत्ति सुरक्षा करनी, सामान वगैरह की सुरक्षा करनी। और GRP भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों
की जांच करती है। अभियोजन के साथ साथ रेलवे अधिनियम 1900 रेलवे अधिनियम की धारा 150 से 152 के तहत तोड़फोड़ से संबंधित आरोपों के लिए जिम्मेदार होती है। रेलवे समिति यानी गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1966, रेलवे अधिनियम 1989 और धारा 150 से 152 के लिए जीआरपी मुख्य तौर से जिम्मेवार है। पुलिस दूरसंचार ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, पुलिस दूरसंचार की स्थापना 1950 में दूसरे विश्व युद्ध के अतिरिक्त अचब सेटों का उपयोग करके उस समय सिस्टम का स्टाफ 30 पुलिस अधिकारी तक सीमित था, जो मुख्यतः डकैत विरोधी गतिविधियों पर केंद्रित था। अब बढ़कर 1724 अधिकारी हो गए। पुलिस दूरसंचार शाखा किए तो कि पूरे राज्य मुख्यालय, सभी जिला मुख्यालय, पुलिस स्टेशनों, चौकियों, चेक पोस्टों, पुलिस वाहनों आदि तक ध्वनि संचार और डेटा हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना पुलिस दूरसंचार का मायना है। राज्य में 26 पहाड़ी चोटियों पर स्थित स्टेशनों पर वॉइस कनेक्टिविटी है और स्टेशन पर मानक 32 फीट मस्तूल के अलावा 100 फीट से अधिक ऊंचाई के एंटीना टावर को बनाए रखना पुलिस दूरसंचार को कार्य। वॉइस कनेक्टिविटी, आसपास के राज्यों की सीमा पर स्थित पुलिस स्टेशनों तक वॉइस कनेक्टिविटी होनी चाहिए। राज्य के राज्यपालों और सीएम की सुरक्षा के लिए संचार नेटवर्क होना चाहिए और राज्य सचिवालयों में भी आरएससी, जीआरपी और जीएमआरसी तथा अन्य बटालियन तक वॉइस कनेक्टिविटी आपातकालीन आवश्यकता हेतु और जिला स्तर और राज्य मुख्यालय पर 24 घंटा वॉइस कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जयपुर निदेशालय में मुख्यालय स्टोर के माध्यम से संचार उपकरणों की खरीद और वितरण करना। साइबर स्टेशनों में भी ओके। पुलिस मुख्यालय, अब बात करेंगे साहब पुलिस को मेन काम क्या है। पुलिस मुख्यालय की बात क्या करा, ठीक है। पुलिस मुख्यालय राजस्थान पुलिस भारत में राजस्थान राज्य के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी है। राजस्थान पुलिस का हाईकोर्ट राजधानी जयपुर में। बल का आदर्श वाक्य एक सेवार्थ कटिबद्धता, सेवा ही सर्वप्रथम है नागरिकों की, ठीक है। होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा की बात करें तो होमगार्ड स्वैच्छिक बल है। पहली बार होमगार्ड साहब दिसंबर 1946 से होमगार्ड आए। 1946 में भारत में नागरिक अशांति, सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने पुलिस की सहायता के लिए बनाया गया था। होमगार्ड को मुख्य उद्देश्य हो कि नागरिकों के पुलिस की सहायता के लिए होमगार्ड बनाया गया था। पहली बार दिसंबर 1946 में होमगार्ड आया। इसके बाद कई राज्यों ने अपनाया स्वैच्छिक बल के रूप में होमगार्ड बनाया। 1962 में चीनी आक्रमण के मद्देनजर केंद्र ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी कि अपने मौजूदा संगठन को होमगार्ड के रूप में स्वैच्छिक बल के रूप में स्थापित करें। 1962 में चीन के आक्रमण के मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को यह सलाह दी कि झारखंड जितना भी संगठन है ना, बनना है ना, होमगार्ड के रूप में स्वैच्छिक बल के रूप में स्थापित कर दो। ओके, ठीक है साहब। कार्य है होमगार्ड कार्य के आंतरिक सुरक्षा स्थितियों को बनाए रखने, हवाई हमले, आग, चक्रवात आ जाए, भूकंप आ जाए, महामारी आ जाए, आपात स्थिति आ जाए और पुलिस की सहायता करती है। होमगार्ड दो टाइप की हो, एक तो ग्रामीण और एक शहरी हो, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल की सहायता करने के लिए सीमावर्ती राज्यों में बॉर्डर विंग होमगार्ड यानी कि BWHG बटालियन का भी गठन किया गया था। राजस्थान में कुल 30,714 होमगार्ड है। शहरी होमगार्ड की संख्या 21,717, ग्रामीण की 6,280 है, बॉर्डर होमगार्ड की 2,664 की है। संगठन राज्यों के योग्य युवाओं का नामांकन कर नियुक्त करती है होमगार्ड में, ठीक है। नागरिक सुरक्षा की बात करें तो साहब नागरिक रक्षा भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी शत्रुतापूर्ण हमले से किसी भी व्यक्ति, संपत्ति, स्थान या चीज की रक्षा के लिए किया गया किसी भी गैर लड़ाकू उपायों को संदर्भित करता है, चाहे वह हवा, जमीन, समुद्र या अन्य स्थानों पर हो। नागरिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं में आती है। विशेष पुलिस अधिकारी की अगर बात करें हम, देखिए निम्नलिखित परिस्थितियों में विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्त किया जा सकता है। जैसे मान लो कि जब ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी गैरकानूनी जमावड़ा हो गया है, दंगा या शांति भंग हुई है और वहां पर पुलिस बल आमतौर पर नियुक्त किया जाता है और शांति बनाए रखने और निवासियों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त है। देखिए भाई, खट्टे भी दंगो हो रही है, खट्टे भी गैरकानूनी जमावड़ा हो रही है और बटे पुलिस होना चाहिए और बटे अगर पुलिस नहीं है तो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त हो। जैसे जब ऐसा प्रतीत हो कि लोकसभा या राज्यसभा या किसी स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के संबंध में पुलिस बल पर्याप्त नहीं है तो वहां पर भी विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त हो गया। केवल सक्षम शरीर वाले व्यक्ति को ही विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बेशर्त कुछ स्थिति में नियुक्त नहीं किया जा सकता है विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में।
कुछ परिस्थितियों में विशेष विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सकते, जैसे अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को नहीं बनाया जाता, आपराधिक मामला दर्ज है उसमें नहीं किया जाता, राजनीतिक दल का सहयोगी हो और विकृत दिमाग हो, ऐसी नियुक्ति की अवधि 1/30 दिन से अधिक नहीं होगी। सशस्त्र रिजर्व बटालियन आरएसी काफी महत्वपूर्ण है। आरएसी की चुनौती, पहली तो बात करना तो 140 मील भारत पाक सीमा है। 1040 मील है ना भारत पाक सीमा, आरएसी की चुनौती है। सुरक्षा का जिम्मा 1949 से 50 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबल की संयुक्त इकाई को सौंपा गया, जो 1952 तक चला। 1952 राजस्थान सरकार ने विशेष बल बनाने का फैसला किया था और 1952 में भरतपुर में पहला प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था। 5 बटालियन को प्रशिक्षित किया गया था, जिनमें प्रत्येक में 6 कंपनियां थी। ठीक है, 1 बटालियन जिला मुख्यालय पर थी, बाकी 4 बटालियन सीमावर्ती शहर में गंगानगर, रायसेन नगर, बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में थी। भ्रष्टाचार को लगाम लगाने हेतु 1 यूनिट, ना कि 1 बटालियन, 1 यूनिट जयपुर की घाट गेट पर लगाई गई थी। आरएसी 1958 तक अस्थायी बल था साहब, और स्थायी घोषित होने के बाद 1970 के दशक के अंत तक आरएसी की मांग को देखकर और आरएसी बटालियन खड़ी की गई थी। ठीक है, 1958 तक अस्थायी बलों, फिर 1970 के दशक में अंत तक इनकी स्थिति और इनकी मांग देखकर है ना आरएसी बटालियन को खड़ा किया था। और अन्य बातें हमें लिखनी है, हमें इसके आरएसी के बटालियन के बारे में हमें लिखना है। अब हम आरएसी बटालियन की एक बार पुनः रिवीजन मारेंगे। देखो साहब, आरएसी बटालियन की पहली बात तो चुनौती है 1040 मील सीमा है भारत पाक सीमा। सुरक्षा जिम्मेवारी 1949 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबल संयुक्त इकाई के रूप में इन्हें कार्य सौंपा गया था। 1952 तक चला और 1952 में राजस्थान सरकार ने विशेष बल बनाने का फैसला किया। 1952 में पहली बार भरतपुर में पहला प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया और 5 बटालियन थी, जिनमें प्रत्येक में 6 कंपनियां थी। 1 बटालियन मुख्यालय में, 4 बटालियन रायसेन नगर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर में थी। भ्रष्टाचार लगाम है तो 1 यूनिट जयपुर के घाट गेट पर आरएसी। 1958 तक अस्थायी बल था, फिर 1970 में इनकी डिमांड ज्यादा होगी और आरएसी खड़ी कर दी। राज्य पुलिस अकादमी अक्टूबर 1973 में राज्य सरकार ने पुलिस बल को पुनर्गठित करने के लिए तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक श्री गणेश सिंह की अध्यक्षता में आयोग बनाया। अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक श्री गणेश सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। इसने प्रशिक्षण सुविधाओं को गहन अध्ययन करने के बाद समिति ने राजस्थान पुलिस के पुनर्गठन के कई तत्वों की समीक्षा की। समिति की सिफारिश की मजबूत की गई और अकादमी और पुलिस प्रशिक्षण प्रणाली में कई मूल परिवर्तन लागू किए। अप्रैल 1980 में पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण का एक नया पद स्थापित किया गया था। प्रशिक्षण पुलिस बल का अनिवार्य घटक है। यह अधिकारियों के ज्ञान, क्षमता और दृष्टिकोण में परिवर्तन को नियंत्रित करता है। गौर समिति 1971 ने पुलिस प्रशिक्षण प्रदेश का सबसे व्यापक दस्तावेज तैयार किया था। इसने गौर समिति ने विजन और मिशन राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण देकर ईमानदार, सशक्त और दृष्टिकोण और समानता सेवार्थ भावना प्रकट करनी। यह था राज्य पुलिस अकादमी के कार्य। स्टेट कमांडो यूनिट राज्य पुलिस विभाग के कमांडो प्रमुख कार्य और जिम्मेदारियों की प्रभारी होती है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निम्नलिखित होती है: आपराधिक साक्षात्कार, बयान दर्ज करना, कागजी कार्रवाई करना, क्षेत्र की आम जनता के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, संदिग्धों की तलाश की जिम्मेदारी होती है। इनके 3 साल से अधिक कमांडो रहने की सलाह नहीं दी जाती। राज्य सतर्कता ब्यूरो सतर्कता शाखा पुलिस अधिकारी कार्मिकों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज न करने, 3rd डिग्री तरीकों का उपयोग, पुलिस में भ्रष्टाचार, कदाचार जिसमें ड्यूटी पर शराब पीना और नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार शामिल है, के संबंध में शिकायतों का निपटारा करती है। राज्य सतर्कता ब्यूरो करता है। ऐसी शिकायतों के प्राप्त होने पर पूछताछ की जाती है, संबंधित अभिलेखों की जांच की जाती है, निलंबन मामले, अभियोजन आदि कार्रवाई होती है। सतर्कता शाखा निम्नलिखित विषयों पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करती है: मामलों का पंजीकरण का होना, 3rd डिग्री विधियों का उपयोग, पुलिस में भ्रष्टाचार होना, कदाचार जैसे ड्यूटी पर शराब पीना, नागरिकों से दुर्व्यवहार करना। इसकी शक्ति और कर्तव्य देखिए, राज्य सतर्कता आयोग की शक्ति और कर्तव्य जो हमने ये पढ़ा है कि ऐसी शिकायतों से प्राप्त होने पर पूछताछ की जाती है, संबंधित अभिलेखों की जांच करती है, निलंबन के मामले से अभियोजन वगैरह वगैरह। अभियोजन एजेंसी क्या है? स्थापना 1 अप्रैल 1974 1 अप्रैल 1974। अभियोजन एजेंसी की स्थापना 1 अप्रैल 1974 को ही पुलिस विभाग का हिस्सा था। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग और राजस्थान सरकार
अभियोजन विभाग के प्रभारी होती है। मुख्य उद्देश्य है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, एसीजीएम, सीजेएम और विशेष सत्र न्यायालयों सहित कई आपराधिक मामलों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करना। उद्देश्य अपराधियों का पर मुकदमा चलाना और उन्हें सजा दिलाना और साथ ही साथ अपराध के शिकार लोगों को न्याय दिलाना है। और लक्ष्य में लिखो, ठीक है। अभियोजन एजेंसी की स्थापना 1 अप्रैल 1974 में और पुलिस विभाग का एक हिस्सा था। इस अभियोजन विभाग के प्रभारी कौन होते हैं? तो अतिरिक्त मुख्य सचिव होते हैं, गृह विभाग, राजस्थान सरकार के लोग होते हैं। मुख्य उद्देश्य है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, एसीजीएम, सीजीएम और विशेष सत्र न्यायालयों सहित कई आपराधिक मामलों में राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व करना। उद्देश्य अपराधी मामले में मुकदमा चलाना और उन्हें सजा दिलाना, साथ ही साथ उन पे अपराध शिकार लोगों को न्याय दिलाना होता है। मॉड्यूल 3 की बात करेंगे। मॉड्यूल 3 के परिचय की बात करें तो पुलिस देश में कानून व्यवस्था बनाए रखती है। न्यायपालिका की सबसे अग्रिम पंक्ति में पुलिस होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 पुलिस को राज्य सूची में रखता है। पुलिस व 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। पुलिस अधिनियम 1861 पुलिस की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और शक्तियों के साथ साथ विभिन्न पुलिस रैंकों में भर्ती से संबंधित नियम उजागर करता है। भर्ती 1861 द्वारा निर्धारित देश के लगभग सभी हिस्सों में समान रूप से होती हैं। जैसे कांस्टेबल अग्रिम पंक्ति भर्ती में, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर पुलिस उपाधीक्षक है। शैक्षिक योग्यता, देखिए पुलिस भर्ती में शैक्षिक योग्यता क्या है? देखिए कांस्टेबल 10वीं पास होना चाहिए और सब इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा को छोड़कर सभी में न्यूनतम योग्यता स्नातक है। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 27 वर्ष होती है, जबकि राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1980 द्वारा इनकी आयु 17 से 21 वर्ष आयु निर्धारित करने की सिफारिश की गई थी। आरक्षित वर्ग SC/ST को छूट है, 32 वर्ष तक है। शारीरिक मानक है, ऊंचाई अंग 165 to 170 सेंटीमीटर होने चाहिए, महिला की 157 सेंटीमीटर है। सीना इनका पुरुषों का 78 और 83 फुलाने पर 5 सेमी बढ़ना चाहिए। वजन चिकित्सा मानकों द्वारा निर्धारित होता है। नेत्र दृष्टि 6/6 और 6/9 छूट पूर्व सैनिक SC/ST को भी इसमें नेत्र में छूट होती है। प्रशिक्षण की बात करें, वर्तमान में देश में 162 पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। कितने? 162 पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है, जिनमें 57 केंद्र में और 105 विभिन्न राज्यों में होता है। कांस्टेबल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 9 मंथ का होता है, सब इंस्पेक्टर का 12 मंथ का और IPS का 44 सप्ताह का होता है। पुलिस सुधार की अगर मैं बात करूं, पुलिस सुधार की बात करूं, देखिए भारतीय पुलिस संगठन के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं, जिनमें अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, पुलिस वाहनों, सुविधाओं की कमी, जैसे बंदूक की सुविधा कमी, जनशक्ति की कमी, जैसे मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशक्ति 222 पुलिस कर्मी प्रति लाख व्यक्ति के बजाय भारत में पुलिस की वास्तविक संख्या 137 पुलिस कर्मियों प्रति लाख व्यक्ति है। भारत में स्वीकृत पुलिस बल की संख्या 181 पुलिस कर्मी प्रति लाख व्यक्ति पर है, और वर्तमान में संख्या 137 है। देखिए संयुक्त राष्ट्र 222 पुलिस कर्मी प्रति लाख व्यक्ति पर बताया, लेकिन भारत में पुलिस 137 है। ठीक है, भारत में स्वीकृत पुलिस बल की संख्या 181 है, लेकिन वहां 137 वर्तमान में। 90% से अधिक पुलिस कमी लंबी पारियों में 90% से अधिक पुलिस कर्मी लंबी पारियों में काम करते हैं, जिनमें 8 घंटे से ज्यादा काम है, और 68% अधिकारी बिना साप्ताहिक अवकाश के 11 घंटों से अधिक काम करते हैं। प्रशिक्षण, शारीरिक मानसिक क्षेत्र का ज्ञान, हथियार, फोरेंसिक अपराध का प्रशिक्षण। प्रौद्योगिकी और पुलिसिंग, ट्रैकिंग, जांच प्रणाली, CCTV, इंटरनेट आदि की जानकारी का अभाव इनमें चुनौती है। देखिए भारतीय पुलिस संगठन के सामने प्रमुख चुनौतियां है। देखिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचा की है, जनशक्ति की कमी है और प्रशिक्षण की कमी है। प्रौद्योगिकी और पुलिसिंग की भी एक चुनौतीपूर्ण है। आयोग और समिति की बात करें, केंद्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था में सुधार के प्रयास में 1971 में 6 समितियां नियुक्त की गई थी। 6 समितियां नियुक्त की गई थी पुलिस व्यवस्था में सुधार के हेतु। इन समितियों में पुलिस पर व्यवस्था की जरूरतें को भी बात बताई गई। राज्य स्तरीय आयोग थे, केरल पुलिस आयोग 1959, पश्चिम बंगाल पुलिस आयोग 60-61, बिहार 61, पंजाब 61, महाराष्ट्र 64, MP 66, दिल्ली 66। राष्ट्रीय स्तर के आयोग समितियां, यह महत्वपूर्ण है। पुलिस प्रशिक्षण और गौर समिति 1971 से 1973 के बीच, राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1979 से 1981, पुलिस सुधार पर रिबोर समिति 1988, और पुलिस सुधार पर पद्मनाभ भया समिति 2000, राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रियों का समूह 2001 से 2000,
अपराधी न्याय प्रणाली के सुधारों पर मलिमत समिति 2002 से 2003। पुलिस प्रशासन गौर समिति 1971 से 1973 पुणे समितियों में से एक है। देखिए साहब, गौर समिति अगर मैं बात कर पाऊँ, गौर समिति की अगर मैं बात कर पाऊँ तो समिति का गठन जमीनी स्तर पर सिपाही से लेकर आईपीएस तक के प्रशिक्षण के लिए होता है। अधिक गौर समिति का जो गठन है ना, एक सिपाही स्तरों आईपीएस स्तर तक के प्रशिक्षण के लिए होता है। इसने कुल 186 सिफारिशें की, जिनमें 45 पुलिस सुधारों की दिशा निर्देश दे रही थी, 13 केंद्र सरकार द्वारा, 42 राज्य सरकार द्वारा, 39 स्वयं पुलिस संगठनों द्वारा और 21 सिफारिश वित्तीय निर्धारित पाई गई और वित्तीय निर्धारित से बंधी हुई थी 24। इनको लागू कर दिया गया। इनमें से एक को विधायी कार्यवाही की आवश्यकता थी। देखिए साहब, तो अपन महत्वपूर्ण तो याद रखने के पुलिस प्रशिक्षण गौर समिति 1973 की बात करें। पहली बात करें जमीनी स्तर यानी कि सिपाही लेकर आईपीएस तक ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण की बात करें, और आ समिति 186 सिफारिश दी, जिनका हम कुछ मानेगी कुछ नहीं मानेगी वगैरह वगैरह। लेकिन साहब अगर कोई महत्वपूर्ण समिति ही तो बाई राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से 81। नेतृत्व धर्मवीर जो कि सेवानिवृत्त आईपीएस था, इसने नेतृत्व किया था राष्ट्रीय पुलिस आयोग का। भारतीय पुलिस प्रणाली की व्यापक समीक्षा का पहला प्रयास कब किया गया था? तो राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा 1977 से 81 तक। गठन 1977 में हुआ। इसने 2 साल 1979 से 81 की अवधि में 8 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। देखो साहब, इतो फॉर्मेट अगर आप लिख दिया तो एग्जामिनर चेक करना वो सोच यार इनकी तो ज्ञान है। यानी कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से 1981 में आया था। नेतृत्व धर्मवीर जो कि आईपीएस था, सेवानिवृत्त आईपीएस था, उसने किया था। भारतीय पुलिस प्रणाली की व्यापक समीक्षा पहला प्रयास था यह है, और गठन 1977 में हुआ। इसने दो साल यानी 1979 से 81 की अवधि में 8 रिपोर्ट प्रस्तुत। इतो थे लिख दिया बिना अगले समझ अधिक साहब की तो बड़े है वो आगे चेक करे नहीं करे था नंबर दे दी थी जरूर। 8 रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहली रिपोर्ट आई कि कांस्टेबलरी से संबंधित, और इसमें वेतन संरचना, आवास, शिकायतों का निवारण, करियर योजना। आयोग ने पुलिस के खिलाफ शिकायतों की जांच की भी सिफारिश की। शिकायतों की निम्न श्रेणियों की जांच अनिवार्य थी, जिसमें पुलिस हिरासत में महिलाओं का कथित बलात्कार, मौत या गंभीर चोट, गैरकानूनी वाक्यों में पुलिस की गैरकानूनी सभाओं में पुलिस की गोलीबारी, परिणाम स्वरूप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की मौत होना आदि थी। पहली रिपोर्ट चर्चा करी कांस्टेबल संबंधी चर्चा करी, उनकी संरचना, आवास निवारण, करियर योजना। आयोग की पुलिस के खिलाफ शिकायतों की जांच, शिकायतों की निम्न जांच मतलब पुलिस की हिरासत में महिला के कथित बलात्कार हो जाए, मौत हो जाए, गंभीर चोट लगे, गैरकानूनी सभाओं पर 2 या 2 से अधिक लोग मर जाए वगैरह वगैरह के लिए। दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करी पुलिस परिवारों के कल्याण के लिए। पहले तो वही कांस्टेबल से संबंधित, दूसरी पुलिस परिवार के कल्याण कार्य उपाय। राजनीतिक, कार्यकारी और बाध्यकारी दबावों से पुलिस को बचाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पुलिस के काम में राजनीतिक हस्तक्षेप को हटाना, पुलिस प्रमुख की नियुक्ति व कार्यकाल, अपराधी न्याय आयोग की नियुक्ति, राज्य सुरक्षा का आयोग गठन। तीसरी रिपोर्ट भाई साहब प्रस्तुत हुई। तीसरी रिपोर्ट बात करें, इस रिपोर्ट में पुलिस और समाज में कमजोर वर्गों, अधिकारियों की पोस्टिंग, ग्राम पुलिस में भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध जैसे काम शामिल थे। आधुनिकीकरण, एसएचओ और एसपी की पदस्थापना, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का निलंबन। तीसरी रिपोर्ट बात करते हैं। चौथी रिपोर्ट बात करती है यह जांच, प्रशिक्षण, अभियोजन, औद्योगिक कृषि, मुद्रा, सामाजिक कानून विषयों से संबंधित थी। इस रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने और गवाहों को बयान दर्ज करने, गिरफ्तारी, रिमांड, सामाजिक कानून से संबंधित 59 सिफारिशें थी। चौथी रिपोर्ट यह जांच प्रशिक्षण, अभियोजन, औद्योगिक कृषि, सामाजिक कानून विषय संबंधित है। इस रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने, एफआईआर की बात करी थी। 4 सितंबर 2009 एफआईआर जांच जारी हुई थी, और गिरफ्तारी, रिमांड, सामाजिक कानूनों से संबंधित 59 सिफारिशें थी। 5वीं रिपोर्ट बात करती है इसमें कुल 5वीं रिपोर्ट इसमें कुल 27 सिफारिशों की, क्योंकि इसमें शामिल है पुलिस भर्ती, गवाहों की परीक्षा व बयान, पीड़ितों की चोरी संपत्ति की बहाली, अपराधों का कम करना, गिरफ्तारी
योजना, थर्ड डिग्री विधियां, महिला पुलिस, पुलिस जनसंपर्क आदि आदि का प्रशिक्षण, इसमें 1861 के संशोधन की आवश्यकता को भी दोहराया गया था। ये बात हुई पांचवी। छठी रिपोर्ट बात करती है, छठी रिपोर्ट के विषय शामिल थे आईपीएस, पुलिस और छात्रों, सांप्रदायिक दंगों, शहरी पुलिस। 23 सुझाव दिए गए थे। आईपीएस की पदोन्नति से संबंधित प्रशिक्षण, आईपीएस का बुनियादी प्रशिक्षण होना चाहिए। सातवीं रिपोर्ट 60 सिफारिशें दी गई। इसमें पुलिस संगठन और संरचना, पुलिस अधिकारियों की वित्तीय शक्तियां, यातायात विनेता डीजीपी की शक्तियां, मामलों का पंजीकरण आदि पर बात हुई थी। आठवीं रिपोर्ट बात करती है, 7 प्रमुख सिफारिशें शामिल थी। पुलिस के खिलाफ शिकायतें, नए पुलिस अधिनियमों को लागू करने या उनको अधिनियमित करने के बारे में एक मसौदा विधेयक को, जो रिपोर्ट के अधिकांश हिस्से को बनाता है। ठीक है। तीसरी समिति बात करते हैं। तीसरी समिति क्या थी? पुलिस सुधार पर रिपोर्ट समिति 1988। पुलिस सुधारों पर एक जनहित याचिका, एक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट समिति, पुलिस सुधारों पर एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत इस समिति का गठन किया गया था। जनहित याचिका यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह द्वारा दायर की गई थी, तो 1988 में जूलिया रिपोर्ट की अध्यक्षता में थी। देखो साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है कि पुलिस सुधारों पर एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत इस समिति का गठन किया गया था। जनहित याचिका उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रकाश सिंह द्वारा दायर की गई थी, जो 1988 में जूलिया रिपोर्ट की अध्यक्षता में थी। समिति ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977-1981 की सिफारिशों की जांच की। इसने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार पुलिस सुधारों पर ध्यान दिया। इस समिति ने राज्य सुरक्षा आयोग, डीजीपी के चयन जैसे विषयों पर 5 प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत की, जिन्हें लागू किया जाना है। बस इतनी समितियां, इतनी समिति है ना, अपन कम 3 नंबर दे दिया, ये ज्यादा ही नंबर दे दी। पहली बात हो है साहब, पुलिस सुधारों पर एक जनहित याचिका, रिपोर्ट समिति डेट की है 1988। पुलिस सुधारों पर एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत इस समिति का गठन किया गया था। जनहित याचिका उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह द्वारा दायर की गई थी, जो 1988 में जूलिया रिपोर्ट की अध्यक्षता में थी। समिति ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1981 की सिफारिशों की जांच की थी। इसने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस सुधारों पर ध्यान दिया। इस समिति ने राज्य सुरक्षा आयोग, डीजीपी के चयन जैसे विषयों पर 5 प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत की, जिन्हें लागू किया जाना है। क्यों नहीं जाना है। और पद्मना भाया समिति, पद्मना भाया पुलिस सुधार समिति 2000 की है। श्री के पद्मना भाई पूर्व केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। गृह सचिवों और गृह मंत्रालय द्वारा गठन किया गया था। इसने पुलिस बल में भर्ती, प्रशिक्षण, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों, पुलिस अधिकारियों के व्यवहार, पुलिस जांच, पुलिस में बुनियादी ढांचे, पुलिस के राजनीतिकरण और अपराधीकरण, सामुदायिक पुलिसिंग आदि का निरीक्षण किया था। इसने लगभग 208 अवलोकन और सिफारिशें दी थी। इस समिति यानी कि पद्मना भाया समिति की बात करें 2000 की, तो प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख बताया। आरक्षणों के स्थान पर उपनिरीक्षकों की अधिक आवश्यकता, पुलिस प्रशिक्षण से संबंधित मामलों में गृह मंत्रियों को सलाह देने के लिए केंद्र और प्रत्येक राज्य में एक पुलिस प्रशिक्षण सलाहकार परिषद की स्थापना, सभी पदोन्नति की आवश्यक प्रशिक्षण होने के बाद 1861 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा पुलिस संसाधनों की आवंटन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रियों का समूह 2001 से 2001 समिति की बात करें। इसने कारगिल समीक्षा समिति की अनुवर्ती रिपोर्ट में स्थापित किया गया था। इसने 4 काम किए: इंटेलिजेंस सिस्टम, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, रक्षा प्रबंधन। आंतरिक सुरक्षा के अध्याय में इसने राष्ट्रीय सुरक्षा में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और 62 सिफारिशें दी। अब मंत्रियों की समिति ने साहब 2000 से 2001 के बीच की समितियां, इसने कारगिल समीक्षा समिति के अनुवर्ती के रिपोर्ट में स्थापित किया जाना था। इसने 4 काम किए थे: इंटेलिजेंस, आंतरिक, सीमा और रक्षा। अंग 4 के ऊपर काम किया और 62 सिफारिशें दी। किसी 62 सिफारिशें दी।
अगली महत्वपूर्ण समिति है साहब आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार पर मल्लिमत समिति 2001 से 2003 तक है। गठन कर्नाटक और केरल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री वीएस मल्लिमत की अध्यक्षता में किया गया था। इसे गृह मंत्रालय द्वारा गठित किया गया था। 2003 में उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी को प्रस्तुत किया गया था। तो ये तो अगर लिख दियो ना एग्जाम में रिपोर्ट में काफी प्रभावित हो की जामिनदार। गठन कर्नाटक और केरल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वीएस मल्लिमत की अध्यक्षता में किया गया था। इसे गृह मंत्रालय द्वारा गठित किया गया था। 2003 में उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी को प्रस्तुत किया गया था। यह रिपोर्ट संबंधित और अपराधी न्याय प्रणाली, जांच अभियोजन, न्यायपालिका, अपराध और सजा के मूल सिद्धांतों पर आधारित थी। 158 सिफारिशें दी गई थी। मल्लिमत समिति द्वारा किए गए प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित है। एग्जीक्यूटिवोरियल प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं समाहित करना, अदालतों को किसी भी व्यक्ति के सम्मान करने का अधिकार देना, मौन का अधिकार, अनुच्छेद 20 क्लोज 3 संशोधन की आवश्यकता, जो व्यक्ति अपने दोष को मौन रहकर छुपाता है उनको पूछताछ की शक्ति दे, अभियुक्तों के अधिकार सभी भाषाओं में, धारण का अनुमान, उचित सबूत इकट्ठा करें, अपराध के पीड़ितों की न्याय, उन्हें मुआवजा दे, मृत्यु होने पर मुआवजा दे, पुलिस जांच, पुलिस हिरासत में अवधि में 15 से बढ़ाकर 30 दिन और चार्जशीट में भरने के 90 दिन अतिरिक्त समय दिया। यानी पुलिस जांच, पुलिस हिरासत की अवधि 15 से बढ़ाकर 30 दिन करें और चार्जशीट भरने के लिए 90 दिन का अतिरिक्त समय दे। मृत्यु घोषणा ऑडियो वीडियो द्वारा, न्यायालय के न्यायाधीश गवाह संरक्षण, गवाह युक्त व्यक्ति को संरक्षण, उचित भत्ते, आराम की सुविधा और सुरक्षा दे। सब बहुत महत्वपूर्ण समिति है। अगर क्वेश्चन मांगे ना तो लोगों खाली इतना तो जरूर याद रहे चाहिए क्या 2001 से 2003 के बीच में आई। गठन कर्नाटक और केरल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वीएस मल्लिनाथ की अध्यक्षता में आई। इसे गृह मंत्रालय द्वारा गठित किया गया। 2003 से 2003 में उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को प्रस्तुत किया गया था। यह रिपोर्ट अपराधी न्याय प्रणाली, जांच अभियोजन, न्यायपालिका, अपराध और सजा को मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। 158 सिफारिशें दी और इस समिति प्रमुख सिफारिशें थी। एग्जीक्यूटिव प्रणाली के प्रमुख विशेषताओं समाहित करना, मौन, अभियुक्ता, धारण करना, अपराध पीड़ितों को पुलिस जांच, मृत्यु घोषणा, न्यायालय के न्यायाधीश, गवाह संरक्षण वगैरह वगैरह। पुलिस समुदाय संबंध। देखिए भारत में पुलिस जनता की गतिशीलता बहुत अस्थिर है। पुलिस को जनता से ज़्यादा समर्थन नहीं मिलता है और मीडिया द्वारा नकारात्मक चित्रण ने पुलिस की छवि को खराब किया है। पुलिस संकट में पुलिस प्रतिक्रिया देने वाली होती है। देखिए पुलिस संकट में पहली प्रतिक्रिया देने वाली होती है। पुलिस केवल देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नहीं उठाती बल्कि व्यक्ति के अधिकारों और को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। आगे फेंको भाई, पुलिस के बारे में जितना भी चीज मिल रहे हैं बारे में फेंको। पुलिस समुदाय संबंध में पुलिस जनसंपर्क में सुधार के उपाय क्या है। पुलिस द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को जनता को अवगत कराए, उनसे अच्छे संबंध स्थापित करिए। पुलिस के कार्यों को टीवी, रेडियो और अन्य प्रकाशन के माध्यम से जनता से साझा करिए और ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करें जिससे जनता और पुलिस एक साथ मिलकर सद्भावनापूर्ण कार्य करें। और बात करें सामुदायिक पुलिसिंग। देखिए जनता और समुदाय मिलकर अपराध को रोकने का कार्य करें। यही सामुदायिक पुलिस आगे हमें देखने को मिलेगा। मॉडल 4 पुलिसिंग की कार्यशैली और प्रभावशीलता के बारे में बात करता है। विभिन्न प्रकार की पुलिसिंग शैलियाँ जैसे विभागीय पुलिसिंग शैली और व्यक्तिगत पुलिसिंग शैली। विभागीय पुलिसिंग शैली के और के हिसाब काम करें मैं मरम चलो कर देखिए विभागीय पुलिसिंग शैली जेम्स क्यू विल्सन ने पुलिस विभागीय शैलियों पर सबसे अधिक मान्यता प्राप्त शोध किया था। विभागीय शैली पर देखो शोध किसने किया था 1968 में जेम्स क्यू। विभाग क्यों बनाऊं मैं। जेम्स क्यू विल्सन ने पुलिस विभागीय शैलियों पर सबसे अधिक मान्यता प्राप्त शोध किया था। 1968 में 3 विभागीय शैलियां बताई, चौकीदार शैली, कानूनी शैली और सेवा शैली। सेवा शैली ठीक है। चौकीदार शैली देखिए व्यवस्था बनाए रखना और आस पड़ोस के शांतिपूर्ण बनाए रखना। चौकीदार विभाग में एक पुलिस अधिकारी के पास सबसे अधिक विवेकपूर्ण शक्तियां होती है। कानूनी शैली बात करती है कानून का कठोर पालन करना। इस प्रकार एजेंसी बहुत सारी गिरफ्तारियां और ट्रैफिक व्यवस्था बनाती है। गिरफ्तारी या शिकायतों का निपटारा करना। सेवा के लिए की गई फोन कॉल का निपटारा करना कानूनी शैली। सेवा शैली सभी अनुरोधों का प्राथमिकता दी जाती है। अन्य बातें तो फेंको भाई साहब। व्यक्तिगत पुलिसिंग है देखिए सर।
व्यक्तिगत पुलिसिंग व्यक्तिगत पुलिसिंग शैली क्या है? विभागीय पुलिसिंग शैली का व्यक्तिगत प्रदर्शन और आचरण पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी की अपनी अलग पुलिस शैली होती है। व्यक्तिगत शैली ऐसी होती है जो पुलिस कर्मियों को विभिन्न स्थितियों में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया शैलेश करती है। वे पुलिस कर्मियों को दृष्टिकोण, व्यक्तिगत विश्वास, नैतिकता और मूल्य और पुलिस धारणा का प्रतिनिधित्व करती है। विलियम मुइर क्या बोलते हैं? देखिए साहब, विलियम मुइर बोलते हैं, विलियम मुइर 1977 में पुलिसिंग शैली को 4 पुलिसिंग शैलियों में विभाजित किया। विलियम मुइर ने 1977 में पुलिसिंग शैलियों को 4 पुलिसिंग शैलियों में विभाजित किया। पेशेवर शैली, प्रवर्तक लागू करने वाली शैली, पारस्परिक शैली और परिहार शैली। पेशेवर शैली की बात करें तो जुनून और परिप्रेक्ष्य दोनों वाले अधिकारी होते हैं। इसमें अपने काम को अच्छे से करने वाले अधिकारी होते हैं पेशेवर शैली में। और प्रवर्तक लागू करने वाली शैली, जुनून वाले अधिकारी लेकिन कोई परिप्रेक्ष्य नहीं होता, यानी कि व्यक्ति निराशावादी होते हैं। जुनून लेकिन अपराध से निपटने के लिए कम समय होने के कारण। पारस्परिक परिप्रेक्ष्य वाले अधिकारी लेकिन कोई जुनून नहीं। तुलना पेशेवर से कर सकते हैं हम इसकी। परिहार शैली क्या है? परिहार शैली बचने वाले, यानी कि ना जुनून और ना परिप्रेक्ष्य वाले अधिकारी, केवल काम करने चाहते हैं, दायित्व के निर्वहन से कोई मतलब नहीं है, बस काम कर लियो। पुलिस में अधिकारी में काम मिले बे काम कर बकरो। देखो भाई साहब, अब 4 शैलियां पढ़ी। पहली तो बात करिए पेशेवर शैली, जगह में जुनून भी हुआ और परिप्रेक्ष्य भी हुआ। दोनों वाले अधिकारी अपने काम में अच्छे से करते हैं। और प्रवर्तक लागू करने वाले अधिकारी, जुनून वाले अधिकारी लेकिन कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है, यानी कि निराशावादी है। जुनून लेकिन अपराध से निपटने के लिए कम समय होने के कारण अपराध पूरा सॉल्व नहीं होने तो अगर जुनून सब गिर जाए। पारस्परिक शैली क्या है? परिप्रेक्ष्य वाले अधिकारी लेकिन कोई जुनून नहीं है, तुलना पेशेवर से कर सकते हैं। परिहार शैली बचने वाले है, अगर कोई मतलब नहीं साहब, आपको कर्तव्य करते मतलब नहीं, खाली काम करा आपको, ठीक है। तो बात करिए भाई साहब मुइर करिए, विलियम मुइर, किंगमैन व्यक्तिगत पुलिसिंग में और विभागीय पुलिसिंग में बात करिए जेम्स क्यू 1968 में 3 विभागीय शैली बताई, चौकीदार, कानूनी सेवा शैली बताई। सामुदायिक पुलिसिंग की बात करें देखिए साहब, समुदाय या मांगों के साथ, समुदाय या लोगों के साथ या उनके बीच रहकर अपराध कम करना सामुदायिक पुलिसिंग है। हमने पीछे पढ़ा था कि हम चर्चा करेंगे सामुदायिक पुलिसिंग पर, चलो हम सामुदायिक पुलिसिंग में चर्चा करें। इसे अक्सर सीपीओ यानी समुदाय उन्मुख पुलिसिंग के रूप में जाना जाता है। एक पुलिस तकनीक है जो समुदाय के लोगों के साथ संबंध बनाने पर केंद्रित है। यह एक अत्यधिक व्यक्तिगत पूर्ण सेवा पुलिस रणनीति है, जिसमें एक अधिकारी लोगों के बीच लंबे समय तक गश्त करता है और लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं की पहचान करता है। यह मुख्यतः खुफिया नेतृत्व वाली पुलिसिंग से जुड़ी है। पॉइंट फर्स्ट, यह वास्तव में क्यों है? क्या है? ऊपर लिखे अनुसार अनुमान लगा लो। यह वास्तव में क्या, पॉइंट लिखना है साहब, इतना पॉइंट बनेगा। ये वास्तव में क्या है? वास्तव में तो ऊपर अनुमान लगा के लिख दो। सामुदायिक पुलिसिंग की सामान्य विधियां निम्नलिखित है। एक बार मिले अपन एग्जाम लिखने के मार्गदर्शन देकर, छात्रों से बात करके, पड़ोस में निगरानी रखने वाले संगठन बनाकर, समुदाय को अपराध रोकने से मदद करना, पैदल या साइकिल गश्ती या अधिक से अधिक बार प्रयोग करना। यानी भाई साहब सामुदायिक पुलिसिंग में समझो क्या लोग है ना, समुदाय के पुलिस है ना, समुदाय के लोगों के साथ मिलकर है ना अपराध कम करना को कार्य करे। पॉइंट फर्स्ट आएगा, यह वास्तव में क्या है तो लिख दो क्या है। दूसरा, समुदाय पुलिसिंग की सामान्य विधियां क्या है? अगर लोगों के बीच में जानकारी ले बैठे विद्यार्थी है तो मैं बात कर सके भाई अपराध हो रहे तो थे हमारे साथ सहयोग करो, और पैदल या साइकिल की गश्ती कर वगैरह खड़े अपराध हो रहे हैं वगैरह वगैरह। पारंपरिक बनाम सामुदायिक पुलिसिंग से लिखे। देखिए, पारंपरिक पुलिसिंग का तात्पर्य उन पुलिसिंग तकनीकों से जो वर्तमान सामुदायिक पुलिसिंग से पहले या पुलिस विभागों में प्रचलित थी। जैसे यूनाइटेड किंगडम में इस प्रकार की पुलिसिंग को फायर ब्रिगेड पुलिसिंग कहा जाता है। माइक ब्रोगडेन के अनुसार सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को एक पुराने दर्शन की वापसी के रूप में माना जाता है। नीचे सामुदायिक पुलिसिंग के बारे में लिखो। अच्छा, पारंपरिक पुलिस व्यवस्था और सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था, ठीक है। पारंपरिक पुलिस व्यवस्था के बारे में लिख दिया जो वर्तमान सामुदायिक पुलिसिंग से पहले या पुलिस विभागों से प्रचलित थी, और इस प्रकार की पुलिस को फायर ब्रिगेड पुलिस कहते हैं। और माइकल के अनुसार सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को एक पुराने दर्शन की वापसी के रूप में जाना जाता है। आगे नीचे सामुदायिक पुलिसिंग लिख दिया। अब पुलिस व्यक्तित्व, पुलिस कार्मिक प्रबंधन में समस्याएं और पुलिस में
पुलिस व्यक्तित्व है, पुलिस कार्मिक प्रबंधन में समस्या है और पुलिस में व्यावसायिकता का अवलोकन बारे में बात करें। अपनी जिम्मेदारियों के दौरान पुलिस अधिकारियों को विभिन्न संभावित तनावपूर्ण परिस्थितियों और घटनाओं से अवगत कराया जाता है। पुलिस पर अत्यधिक काम के कारण अल्पकालिक मनोदशा और मनोवैज्ञानिक कामकाज की कमी अपने करियर के दौरान पुलिस कर्मी सनकीपन, संदेह और अलगाव जैसे अवगुण का विकास कर लेते हैं। इस खंड में हम चर्चा करेंगे पुलिस व्यक्तित्व क्यों, कार्मिक प्रबंधन, व्यावसायिकता क्या है, पुलिस व्यक्तित्व का अर्थ क्या है। व्यक्तित्व एक मनोवैज्ञानिक निर्माण है इसमें आमतौर पर एक आम आदमी की तुलना में कई अधिक गहनता है। पुलिस व्यक्तित्व का अर्थ क्या है। व्यक्तित्व एक मनोवैज्ञानिक निर्माण है जिसमें आमतौर पर एक आम आदमी की तुलना में कई अधिक गहनता है। मर्दानगी, निडरता, निरंकुशता, निंदक और आक्रामकता ऐसे लक्षण हैं जो आमतौर पर आज के पुलिस अधिकारियों से जुड़े हैं। पुलिस व्यक्तित्व को एक अन्य पहलू की ओर भी केंद्रित किया जा सकता है जिसमें स्क्रीनिंग, पुलिस कर्मियों की भर्ती, आवेदकों का उचित मापदंड के साथ चयन प्रक्रिया की सख्त प्रकृति के कारण केवल विशिष्ट व्यक्तियों प्रोफाइल प्रदर्शित करने उनका चुनाव करना, पुलिस अधिकारियों पर शक, अलगाव, कुटिलता, अधिनायकवादता, ये पॉइंट कुछ लिख दिया। ठीक है। पुलिस कार्मिक प्रबंधन में समस्या क्या है। देखिए, कार्मिक प्रशासन महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से पुलिस अधिकारियों को नियुक्ति और पदोन्नति के लिए चुना जाता है उनकी जिम्मेदारियों में सफल निष्पादन में प्रशिक्षित किया जाता है। यदि पुलिस सेवा उच्च गुणवत्ता की होगी तो कार्मिकों के पास उपयुक्त साख होनी चाहिए। पुलिस ड्यूटी में एक व्यक्ति की बुनियादी क्षमताएं साधन संबंध, निर्णय, चरित्र और व्यक्तित्व उसके सामान्य शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और भावनात्मक लक्षणों से निर्धारित होता है। पुलिस ड्यूटी में मजबूत शारीरिक मानकों की आवश्यकता को लंबे समय से स्वीकार किया गया है। पुलिस में कार्मिक प्रबंधन के में प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं। उम्मीदवार का चयन और विफलताओं के लिए जिम्मेदारी रखना, पदोन्नति के चयन, कार्मिक मामलों में अधिकारियों का प्रतिनिधित्व है। अब बात करेंगे मॉड्यूल 5। देखिए, मॉड्यूल 5 बात करता है पुलिस के कर्तव्य, शक्ति और संबंधित चुनौती की। पुलिस परिचय, शक्ति, कर्तव्य और संबंधित चुनौतियों को समझाइए। देखिए, मानव समाज में सुचारू कामकाज के लिए पुलिस हमारे समाज में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। यह मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराध की रोकथाम और पता लगाने में जिम्मेदार होती है। पुलिस अधिकारियों के निम्नलिखित कर्तव्य उत्तरदायित्व होते हैं: अपराध को रोकना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, कानून व्यवस्था, आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम, आंतरिक सुरक्षा, संघीय अपराध को रोकना, शिकायत दर्ज करना, कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग के मानवाधिकारों की रक्षा करना, गश्त लगाना, वीआईपी ड्यूटीज करना आदि। पुलिस की अपराध निवारक कार्रवाई का वर्णन आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के अध्याय 11 में किया गया है जिसमें खंड 1.1 से सापेक्षित किया गया है। इसके अलावा किसी अपराध की जांच के लिए पुलिस की शक्तियां सीआरपीसी के अध्याय 12 में विस्तृत है। पुलिस की सूचना और जांच करने की शक्ति 1.2 उल्लेखित करती है। पुलिस के निवारक कार्रवाई एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज के बारे में बात करें तो सीआरपीसी का अध्याय 11 किसी भी अपराध को घटित होने से पहले गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाने वाली निवारक कार्रवाई का सार प्रस्तुत करती है। इस अध्याय 11 में सीआरपीसी धारा 149 से 153 की हम बात करेंगे। देखिए, धारा 149 संघीय अपराध की रोकथाम के लिए, जैसे कोई लड़ाई हो रही है उसका रोकना या गिरफ्तारी करना। धारा 150 बात करती है संघीय अपराध रोकने की, संघीय अपराध करने की योजना की जानकारी। धारा 151 संघीय अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तारी बिना वारंट अपराध की स्थिति होने पर मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना 24 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए सिर्फ। धारा 152 सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम, जैसे सार्वजनिक पार्क का ताला तोड़ना। धारा 153 यह धारा एक पुलिस अधिकारी को कार्रवाई करने को और आम आदमी को धोखा देने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए माप को जब्त करने का अधिकार देती है। ठीक है। अब बात करते हैं पुलिस को प्राप्त सूचना और जांच करने की शक्तियां। सीआरपीसी सूचना और जांच करने की शक्तियां सीआरपीसी के अध्याय 12 धारा 156, 60, 65, 75 के बारे में बात करते हैं। धारा 156 संघीय मामलों की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति। देखिए, किसी भी पुलिस स्टेशन पर अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी संघीय मामले की जांच कर सकता है क्योंकि ऐसे किसी भी मामले में पुलिस अधिकारी को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अभी तू अपराधियां करो, तू अपराधी नहीं है, पकड़ लियो। सीआरपीसी धारा 190 के तहत कोई भी मजिस्ट्रेट इस तरह की जांच का आदेश दे सकता है।
ठीक है। धारा 160 बात करती है गवाहों की उपस्थिति की अपेक्षा करने के लिए पुलिस अधिकारी को शक्ति। यह धारा गवाहों की पूछताछ के लिए बुलाने का अधिकार देती है। 15 वर्ष से कम 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति या महिला मानसिकता शारीरिक रूप से विकलांग को उस स्थान के अलावा अन्य स्थान पर नहीं बुलाया जा सकता। धारा 165 पुलिस अधिकारी के द्वारा तलाशी किसी भी परिसर में तलाशी ले सकता है। धारा 175 व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति है। पुलिस अधिकारियों को किसी भी ऐसे व्यक्ति को समन करने की शक्ति देती है जो मामले से संबंधित है। ये धारा महत्वपूर्ण है साहब। 156 संघीय अपराध की जांच के बारे में बात करें, ठीक है। 160 बात करें गांवों की उपस्थिति अपेक्षा करें। 165 बात करें पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। 175 बात करें व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति। अब हम है पहला क्वेश्चन देखियो। पहला क्वेश्चन हो गया पुलिस परिचय और शक्ति, कर्तव्य और संबंधित चुनौतियों की समझाइए। तो हमने देखिए पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व बता दिया। फिर पुलिस को काम के करे, जय मान लो पुलिस से अध्याय 11 और अध्याय 12, ठीक है। अध्याय 11 के अंदर CRPC धारा 149 से 153 49 में संघीय अपराधों की रोकथाम के लिए, 50 में संघीय अपराध करने की योजना की जानकारी, 51 में संघीय अपराध रोकने की गिरफ्तारी, 152 में सार्वजनिक संपत्ति और 113 में कोई धोखो दे दियो, कोई फालतू वहाँ पे जब्त करना। और अध्याय 12 बात करें 156 160 165 175, ठीक है। और 156 बात करें एक संघीय मामलों की जांच करने। 157 संघीय मामलों की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी के कर्तव्य और 160 में गवाहों की उपस्थिति के लिए धारा 165 पुलिस अधिकारी के द्वारा तलाशी 175 व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति है, ठीक है। अब क्वेश्चन दूसरों की बात करें। दूसरा क्वेश्चन बात करें पुलिस जवाबदेही का तंत्र को समझाइए और टिप्पणी कीजिए 500 शब्द में। क्वेश्चन आज के पुलिस जवाबदेही का तंत्र को समझाइए और टिप्पणी कीजिए। जवाबदेही वह गोद है जो वांछित परिणामों के प्रति प्रतिबद्धता को बांधती है। विल क्रेगनेगात। वर्तमान परिदृश्य में भारत में पुलिस की बढ़ती हुई अवहेलना की महत्वपूर्ण प्रमाण है। देश के विभिन्न हिस्सों में पुलिस की बर्बरता, यात्रा और हिरासत मुहिम्मतों का विभिन्न उदाहरण प्रमुख भारतीय समाचार पत्रों में देखे जाते हैं। उसी के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो आंकड़न रिपोर्ट है, जो पुलिस हिरासत में मौत 1995 से 96 के बीच में 136 थी, जो बढ़कर 1999 2000 में 177 होगी। और अवैध हिरासत गिरफ्तारी 112 थी, 1157 होगी। झूठे निहितार्थ केस की बात करें तो 64 1647 होगी। पुलिस ज्यादती बात करें तो 115 ही 5783 होगी। अब पुलिस को जवाबदेही को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, आंतरिक जवाबदेही तंत्र और बाहरी जवाबदेही तंत्र। आंतरिक जवाबदेही तंत्र को तात्पर्य है व्यक्तिगत पुलिस कर्मियों को उनके आचरण के जवाबदेह ठहराने की आंतरिक प्रक्रिया को 1861 के पुलिस अधिनियम, राष्ट्रीय पुलिस अधिनियम और व्यक्तिगत नियमावली में शामिल नियमावली में पाया जाता है। 1861 के अधिनियम के तहत उच्चतर रैंक के अधिकारी अपने से नीचे के अधिकारी को दंड दे सकते हैं। अधिकतम 1 महीने के वेतन का जुर्माना, 15 दिन का क्वार्टर का कारावास, अच्छे आचरण में वेतन से वंचित किया जाता है और किसी विशिष्ट पद या विशेष प्रलोभदियों के पद से हटाया जाना सम्मिलित है। और इसके अलावा 1861 का पुलिस अधिनियम निम्नलिखित अपराधों को सूचीबद्ध करता है जिसके लिए एक पुलिस अधिकारी को अनुशासित किया जा सकता है या दंडित किया जा सकता है। किसी नियम या कानूनी आदेश का उल्लंघन करना, कार्यालय के कर्तव्य को से अनुमति या उचित कारण के बिना अनुपस्थित रहना, अपने कार्यों या कर्तव्यों के अलावा अन्य रोजगार में संलग्न रहना, अपनी हिरासत में किसी भी व्यक्ति पर अवांछित हिंसा करना। इन अपराधों के लिए दंड स्वरूप जुर्माने से लेकर 3 माह का कैद दोनों हो सकते हैं। आयोग का मानना है कि पुलिस के खिलाफ शिकायतों के लिए एक विशाल अनुपात की जांच और समाधान पुलिस पदाधिकारियों में पर्यवेक्षी रैंकों द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन पुलिस के खिलाफ शिकायतों की निम्नलिखित श्रेणियां में न्यायिक जांच अनिवार्य की जानी चाहिए। पुलिस हिरासत में महिलाओं से कथित बलात्कार होता है, बलात्कारी जांच, पुलिस हिरासत में मृत्यु या गंभीर चोट और गैर कानूनी सभाओं में फायरिंग जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की मौत हो जाए की जांच कर सके। तो आप बात करिए साहब आंतरिक जवाबदेही। आंतरिक जवाबदेही की बात करी गई भाई, ऊपर को अधिकारी नीचे का अधिकारी दंड देश के भाई, वेतन को दंड देश के, 15 दिन को क्वार्टर देश के और वेतन की कमी कर सके, किसी भी नियम या कानूनी आदेश उल्लंघन पर दंड देश के 1861 की धारा का है, ठीक है। और पुलिस हिरासत में महिलाओं का बलात्कार, मृत्यु या गंभीर अपराध वगैरह वगैरह। और बाहरी जवाबदेही तंत्र क्या है? देखो साहब बाहरी जवाबदेही तंत्र की अगर बात करें तो आंतरिक प्रक्रियाओं के अलावा पुलिस अपने कार्यों के लिए विभाग के बाहर
हितधारकों, अदालत, मीडिया के प्रति भी जवाबदेही होती है। जैसे बाहरी जवाबदेही तंत्र निम्न है। न्यायपालिका जांच करती है पुलिस कार्रवाई की डिशे, यानी कि बाहरी, यानी कि पुलिस अधिकारी कोई भी गलत काम कर दिया ना, तो न्यायपालिका भी कार्रवाई की जांच करसी और पुलिस कार्रवाई की जांच करसी। और मानवाधिकार आयोग स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुआ। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस को जवाबदेह ठहराने के लिए एक अन्य तंत्र के रूप में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। एक सलाहकारी संस्था है जो सरकार को सलाह देती है अपराध से संबंधित जांच की, अपराध की अन्य जांच देती है और अन्य छापों। ठीक है, स्थापना भी 12 अक्टूबर 1993 याद रखिए, 12 अक्टूबर 1993 मानवाधिकार आयोग दुर्व्यवहार के मामलों से संबंधित पुलिस को जवाबदेह ठहराने के लिए काम करती है मानवाधिकार आयोग। और गैर सरकारी संगठन की बात करा, इसका कार्य पुलिस के अभद्र व्यवहार को प्रकाश में लाना और पुलिस पर कार्रवाई करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना लोगों की गतिविधियों में से एक है। गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पुलिस पीड़ित की कई रिपोर्ट दर्ज करने के में विफल रही, जबकि एनजीओ पीड़ित की मदद करना चाहते थे। गैर सरकारी संगठन और देश की सरकारों के बीच अविश्वास है। प्रशासन का मानना है कि गैर सरकारी संगठन किसी भी सूचना पर पुलिस की आलोचना करने के लिए तैयार रहते हैं। मीडिया हमारे देश में पुलिस कैसे काम करती है, इस पर मीडिया सबसे कठोर निगरानी रखने वाली है। यह भारत में मीडिया को काफ़ी आज़ादी है। यह देश में होने वाली मानवाधिकारों के उल्लंघन को देश के बाकी हिस्सों में तुरंत प्रसारित करती है। गुजरात के धार्मिक दंगे को प्रसारित किए है, पुलिस के कदाचार या अधिकारों के दुरुपयोग को देखती है। ठीक है, पुलिसिंग में लिंग संवेदीकरण को समझाइए। कोई भी देश वास्तव में तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक वह अपनी महिलाओं की क्षमता का गला घोट दे और अपने आधे नागरिकों को योगदान में खुद सुनिश्चित कर दे। मिशेल ओबामा का था। जेंडर संवेदीकरण लैंगिक समानता के मुद्दों के बारे में जागरूकता में सुधार की प्रक्रिया है। अगर हम भारतीय पुलिस में जनशक्ति के आंकड़ों को देखें तो आश्चर्यजनक रूप से हमारे देश में केवल 7% महिला ही पुलिस में है। यह अनुपात भारतीय जनसंख्या के लिंग अनुपात के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए भारत में पुलिस में महिलाओं का काम करना इतना आसान नहीं है और जिन अपराधों में महिला पीड़ित है उनकी संख्या काफी अधिक है। पुलिस अधिकारियों को लिंग तथा उचित आचरण के आधार पर महिलाओं पीड़ित और गवाहों की जरूरतों के आधार पर प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। पुलिस में महिला पुलिस अधिकारियों को भूमिका को बढ़ावा देना चाहिए। लिंग संवेदीकरण की आवश्यकता क्यों है? देखिए, कई कारणों से महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपराधों से अधिक डरती है और यह भय उन महिलाओं में है जो अपराध की शिकार हुई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में और सामान्य रूप से अपने कर्तव्यों की पूर्ति में लिंग संवेदनशील तरीके से व्यवहार करने और कार्य करने के लिए पुलिस अधिकारियों के लिए लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने की तत्काल आवश्यकता है। देखिए, जय श्री राम। हमने आज पेपर फर्स्ट के जो पुलिस डिप्लोमा है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। जय श्री राम दोस्तों।